गाइस ये स्टोरी हमारे प्रोटैगनिस्ट जो कि राइट वार हेवनली अलायंस का असैसिन है जिसका नाम चुआन हांजी है। तो स्टोरी की शुरुआत में हमें एक कैनियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेवनली अलायंस ने हमारे हीरो को यहाँ पर मारने के लिए कुछ लोगों को भेजा था, पर असैसिन किंग सभी को मारते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था। वो लोग उससे कहते हैं तब यहाँ पर कुछ लोगों को मारकर अपने आप को कुछ जगह से ज्यादा ही कॉन्फिडेंट दिखा रहे हो, चलो देखते हैं कि आखिर तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। और ये कहने के बाद उन लोगों ने भी हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर दिया था, पर असैसिन किंग है वो बड़ी आसानी से सभी लोगों को मार देता है। वो बहुत ज्यादा ब्रुटैलिटी के साथ किसी के गले को और किसी के पेट को आसानी से चीर देता है और वो अपने बारे में कहता है कि मैं तो ये भी भूल चुका हूँ कि आखिर मैं लोगों को मारते हुए कितनी ज्यादा दूर तक आ चुका हूँ। और हमें दिखाते हैं कि धीरे धीरे करते हुए उसने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जो कि यहाँ पे उसको मारने के लिए आते हैं उन सभी को यहाँ पे मार दिया था। वो सभी को मारते हुए कायदा थक गया था और वो कहता है कि 30 साल से मैं एक आजादी चाहता हूँ और अभी तक मेरी आंखें वो आजादी देखना चाहती हैं पर वो कभी नहीं देख पाई। और ये कहने के साथ वो आगे बढ़ते जा रहा था और जो लोग उसके रास्ते में आते हैं वो सब यहाँ पर मारे जाते हैं। ये देख कर वो लोग भी काफी ज्यादा हैरान थे कि हांजन किस तरीके से उन लोगों को मार रहा है। एक आदमी ये देख कर कहता है इस चीज में कोई भी दो राय नहीं है कि ये टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट मास्टर्स में से एक है, इस दुनिया का बेस्ट असैसिन किंग हांजन। और हांजन हवा में जंप करने के बाद सभी को वहाँ पर फिर से ढेर कर देता है, पर वो काफी थक गया था और वो कहता है कि चीज से मैं काफी ज्यादा परेशान हो चुका हूँ। तो इनकी गिनती है कि यहाँ पर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। जिसके बाद वो फिर से सभी से लड़ाई करना चालू करता है और जितने भी लोग उसके सामने आते हैं वो सभी को वहाँ पर मार गिराता है। और अब उसके यहाँ पर सभी को मारते हुए धीरे धीरे करके रात हो चुकी थी और उसकी तलवार भी खून में पूरी तरह से लबलबा रही थी। जिसके बाद वो उस कैनियन के अंदर से निकलकर जहाँ पर सभी की लाशें पड़ी हुई हैं थोड़े से आगे जाने के बाद अपने घावों को देखता है, क्योंकि इतने लंबी लड़ाई लड़ने के बाद उसे भी इस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतना पड़ा था। वो खून की उल्टी करते हुए कहता है कि मुझे सर्वाइव करना होगा क्योंकि मैंने अपनी सारी जिंदगी हेवनली अलायंस के लिए किसी कुत्ते की तरह बिता दी थी। तो उसके घाव बहुत ज्यादा गहरे थे पर फिर भी वो अपने आप को संभालते हुए कहता है कि आखिरकार मैंने सारी रस्सियों को काट दिया जिसके बाद मेरी जिंदगी आजादी के साथ बीतेगी। इसलिए वो अपने होठों को काटते हुए कहता है कि हांजन तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। और ये कहकर वो अपनी तलवार के साथ फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और फिर तेजी से आगे की तरफ भागते हुए कहता है कि बस थोड़ा सा और बस थोड़े से और आगे जाने के बाद वो सीक्रेट जगह आ जाएगी जहाँ पर जाकर मैं एलेक्सिस को कंज्यूम कर सकता हूँ और हर्ब्स को भी, जिसके बाद मेरी एनर्जी पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी और साथ ही मेरे वोन्स भी यानी मेरे घाव भी, जिसके बाद मैं पूरी तरह से एक आजाद इंसान हो जाऊंगा। और ये कहकर वो तेजी से आगे की तरफ भाग रहा था पर थोड़े ही आगे जाने के बाद वो जमीन पर गिर जाता है। वो लंबी सांस लेते हुए जमीन पर किसी बच्चे की तरह गिर गया था और तेज हाथ ले रहा था। हांजन जमीन पर पड़ा हुआ कहता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घाव को ट्रीट करने से पहले ही किसी भूखे पागल की तरह ऐसे ही जाकर मारा जाऊंगा, क्योंकि मुझे चीज के ऊपर जरा सा भी यकीन नहीं हो रहा कि आज से 7 दिन पहले मैंने थोड़ा सा बीफ खाया था जिसकी वजह से अभी तक मैं जिंदा हूँ। मैं सच में बहुत ही ज्यादा भूखा हूँ। अभी मेरी कंडीशन ऐसी है कि मैं किसी भी चीज को पूरा खा जाऊंगा, किसी को भी कच्चा चबा जाऊंगा। पर तभी आसमान में उसे किसी की परछाई महसूस होती है, जिसके बाद एक असैसिन आकर असैसिन किंग के ऊपर अटैक करता है और हांजन के ऊपर अटैक करता है, पर हांजन सही समय पर उसे डॉज कर लेता है। पर उसकी पावर देखकर वो भी काफी ज्यादा सरप्राइज था और वो उसकी टेक्निक को देखते हुए कहता है कि इसकी स्टाइल टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल है कि इस दुनिया का बेस्ट असैसिन भी इस चीज को नोटिस नहीं कर पाया। जिसके बाद वो असैसिन फिर से हांजन के सामने वहाँ से गायब हो जाता है और वो उस टेक्निक को समझ गया था और वो असैसिन हांजन के पीछे आकर उसके ऊपर स्ट्राइक करता है, पर हांजन उससे बच गया था। पर वो स्ट्राइक इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वहाँ की कितनी ज्यादा पेड़ों को वो काट देती है। हांजन ये देखकर कहता है इसकी मार्शल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये अपने सोड ओरा के साथ पूरे जंगल को एक ही स्ट्राइक में काट सकता है। और हांजन इसके बारे में कहता है पर इसका पर्सोना डेफिनेटली साउथ सेंटर प्लान के स्ट्रॉन्गेस्ट असैसिन का है जिसका नाम डेथ लॉर्ड है। और हांजन ये देखकर उसे कहता है कि मैं ये चीज समझता हूँ कि हेवनली अलायंस मेरे पीछे है, पर मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था द स्टील किंग्स 8 एलिट्स वो सब भी इसके अंदर आ जाएंगे। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मरियम तुम इस तरीके से जानेंगे कि तुम टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक हो? क्योंकि अगर तुमने यहाँ पे एक ऐसे इंसान को मार दिया जिसने 1000 मार्शल आर्टिस्ट को मारा है और तुम यहाँ पर आकर उसके छोटे टुकड़े भी कर देते हो क्योंकि वो यहाँ पे पूरी तरह थका हुआ है, तो क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट में से कोई भी एक बन सकते हो? ये सुनने के बाद वो असैसिन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, डेथ लॉर्ड गुस्से में आ जाता है, जिसके बाद वो दोनों ही फिर से एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। उन दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराती हैं, जिसके बाद उन दोनों की तलवारें छन की आवाज आती है और वो दोनों साइड में हो जाते हैं। और उन दोनों के नीचे आ जाने के बाद अब यही देखना था कि आखिर कौन जिंदा बचता है, पर डेथ लॉर्ड के मुंह से खून आता है, जिसके बाद खून की उल्टी के साथ वो वहाँ पर गिरकर वहाँ पर मारा जाता है। इसका मतलब हमारा हीरो यहाँ पर फिर से जीत गया था। वो लंबी सी सांस लेने के बाद जिसके बाद वो झाड़ियों में देखते हुए कहता है
अगर तुम्हारा शो यहाँ पर देखना खत्म हो गया हो तो तुम भी यहाँ पर बाहर आ सकती हो। ये सुनने के बाद वो लेडी बाहर आने लगती है और उसको देखकर हाजिन भी बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहता है सीक्रेट डेमन क्वीन काफी ज्यादा पावरफुल है। और वो हाजिन को देखते हुए कहती है कि ये तो मेरा ऑनर है कि तुम अभी भी मुझे जानते हो। इस चीज को 6 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, हम लोगों को मिले हुए काफी लंबा समय हो गया हाजिन। जिसके बाद हमें फिर से कैनियन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सभी की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। एक आदमी फर्स्ट एल्डर से बोलता है यहाँ पर जितने भी लाशें हैं वो सब स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के मार्शल आर्ट मास्टर्स की हैं। तो ये सब का फर्स्ट एल्डर भी हाजिन की तारीफ करते हुए कहता है सच में उसने स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के कई सारे मार्शल आर्ट मास्टर्स को मार डाला है। अभी तक वो अपने नाम असैसिन किंग के ऊपर जिंदा है। जिसके बाद वो सभी से चिल्लाते हुए कहता है उस डेथ एनर्जी को फॉलो करो जो कि सीक्रेट ब्लड क्वीन के अंदर से आ रही है, क्योंकि जरूर हाजिन भी वहीं पर होगा। जिसके बाद वो सीक्रेट ब्लड क्वीन के बारे में बताते हैं कि सीक्रेट ब्लड क्वीन रिजुआना टेक्निक को इस्तेमाल करती है जिससे वो अपने अपीयरेंस को मेंटेन करके रख सके, वरना तो इसकी उम्र 60 साल से भी ज्यादा हो चुकी है। वरना इसके चेहरे को देखकर कोई भी जज नहीं कर सकता कि ये किसी कीड़े को भी मारती होगी। पर असल में ये बहुत ज्यादा शैतानी खूनी है और इसकी जिंदगी की कोई भी एक ऐसी रात नहीं है जब ये किसी को भी ना मारे रात में सोई हो। और इसको देखकर हाजिन बहुत ज्यादा घबराते हुए कहता है स्टेट ब्लड फोर्ट्रेस बेस्ट असैसिन और ट्रूप। जिसको देखकर हाजिन अपने मन में कहता है कि उनको भी काफी नहीं था स्टील ब्लड फोर्ट्रेस उसके बेस्ट असैसिन और ट्रूप। और इसके अलावा उन्होंने इस इंसेन मॉन्स्टर को भी अब इस चीज में इन्वॉल्व कर दिया। ये देखकर सच में इस चीज समझ में आती है कि वो कितने ज्यादा लंबे समय से मुझे पकड़ने की कोशिश में लगे हुए थे। ये देख उसके हाथ भी कपकपा रहे थे और वो कहता है पर कुछ भी हो अभी मेरे पास एक मूव है जो कि मैंने अपने पास छुपा कर रखा है। लेडी क्वीन हाजिन को देखकर उसे कहती है मैं सच में तुमसे बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ कि हम दोनों के बीच में कितना ज्यादा स्पेशल रिलेशनशिप होने के बाद भी तुम मेरे ऊपर तलवार उठा रहे हो। पर हाजिन घबराते हुए कहता है स्पेशल रिलेशनशिप बाहर में जाओ और इस तरीके की बकवास करना बंद करो डेमन क्वीन। डेमन क्वीन उससे कहती है तुम तो सच में काफी ज्यादा फ्रिवोलियस हो, मुझे तो ऐसा लगा भी नहीं था कि तुम्हारी इस कंडीशन में तुम इतने ज्यादा स्ट्राइक्स भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसलिए मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगी कि तुम काफी ज्यादा आसान रास्ते को चलो। हाजिन अपने स्टाइल लेते हुए कहता है आखिर क्यों ना मैं तुम्हें दिखा दूं कि आखिर अभी तक मेरे पास कितने स्ट्राइक और बचे हुए हैं। वैसे भी आखिर मैं एक 60 साल की बुढ़िया से क्यों डरूंगा जिसको केवल बकवास करना ही आता है। तो ये सुनकर डेमन क्वीन काफी ज्यादा भारी आवाज में उससे कहती है अगर एक बार और तुमने मुझसे ग्रैंड कहा तो मैं तुम्हारे स्पाइस को तुम्हारे शरीर से बाहर निकाल लूंगी, भले ही तुम मुझसे कितनी विनती करो ऐसा ना करने की। हाजिन घबराते हुए कहता है कि ये कितना ज्यादा डरावना है। मुझे लगता है कि समय के साथ तुम अपनी उम्र को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती जा रही हो, इसलिए मैंने तुम्हें देखा नहीं था ग्रैंडमा। अब ये सुनने के बाद डेमन क्वीन को उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। जिसके बाद वो अपने आप को शांत करके स्माइल करती है। हाजिन ये देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज था और डेमन क्वीन मुस्कुराते हुए उसे कहती है जैसा कि मुझे लगा था ये सब सच है कि तुम्हें हेवनली अलायंस ने अपने बेस्ट असैसिन की तरह से पाला है। इससे स्टील ब्लड फोर्ट्रेस ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी जिससे मैं तुम्हें खत्म कर दूं। और देखा जाए तो तुम्हारा एनर्जी कोर कंटेंट डिस्गस्टिंगली पूरी तरह से प्योर है, इसके अंदर काफी ज्यादा अच्छी एनर्जी है, यानी ये चीज डेफिनेटली द ग्रेट नाइट सेक्ट से बिलोंग करती है। जिसके बाद वो आगे कहती है ये कितना ज्यादा कमाल का है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें जिंदा पकड़ कर लाना था, पर मैं ये देख के काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ कि तुमने आक्रमण मास्टर्स को किस तरीके से मार डाला। यानी तुमने डेफिनेटली नाइन सेट के मार्शल आर्ट पावर्स को पूरी तरह से सीख लिया है और साथ ही हिडन पावर्स को भी। हाजिन ये देख कर समझ गया था कि असल में क्या वजह है जिसकी वजह से वो अभी तक रुकी हुई है, इसलिए वो इसी के बारे में उससे कहता है। अब मैं ये देखकर समझ गया हूँ कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से अभी तक तुम यहाँ पर खड़ी हुई हो, वरना तक तो मेरा कब तक खून बहा चुकी होती। तुम हेवनली अलायंस के सीक्रेट मार्शल आर्ट नाइन सेक्ट के बारे में जानना चाहती हो और साथ ही तुम उनकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के पीछे भी पड़ी हुई हो। डेमन क्वीन ये देखकर थोड़ी शॉक उससे कहती है कि तुम तो काफी ज्यादा कमाल के हो। मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम एक बेवकूफ असैसिन हो जिसको केवल खून करने के अलावा कुछ भी नहीं आता, पर तुम तो अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना जानते हो। जिसके बाद हाजिन उससे कहता है पर डेमन क्वीन तुम्हारी ज्यादा सब इंटेंशन नहीं है कि तुम स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के ऊपर रिलाई करो, भले तुम्हें इसके बारे में पता चल जाए या नहीं। तो मैंने बिल्कुल सही कहा ना। इस चीज से डेमन क्वीन को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहती है तुमने तो मुझे पकड़ लिया। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मुझे स्टील ब्लड फोर्ट्रेस और सीक्रेट हेवनली अलायंस की भी रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं है, मैं बस नाइन सेट के मार्शल आर्ट पावर को चाहती हूँ। अगर तुम उसे मुझे दे देते हो तो मैं इस चीज की गारंटी लेती हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगी। तो बताओ इसे देखकर क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये एक फेयर डील है? पर हाजिन ये देखकर घबराते हुए मुस्कुराकर उसे कहता है आखिर यहाँ ग्रेट रिवर के अंदर इतने सारे डिसलॉयल स्कम्स क्यों हैं? ये कोई फेयर ट्रेड नहीं है, मैं इसके बारे में अच्छे से जानता हूँ। तो ये सुनकर डेमन क्वीन उससे कहती है ये इस वजह से क्योंकि ब्लड पैरासाइट तुम्हारे अंदर है। ये सुनकर हाजिन थोड़ा सरप्राइज होते हुए कहता है क्या ब्लड पैरासाइट?
जिसके बाद हमें इसके बारे में बताया जाता है। ये सब के लिए अंत होता है जो कि हेवनली अलायंस को धोखा देते हैं। ब्लड पैरासाइट जो कि तुम्हारी बॉडी के अंदर होता है वो तुम्हारे जजमेंट से ये डिसाइड करता है कि तुम किस चीज को धोखा दोगे। इसलिए ब्लड क्वीन उससे कहती है कि मैं इस चीज से तुम्हारी जान बचा सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी और मौत पूरी तरह से हेवनली अलायंस के लीडर्स के हाथ में है। और यही वजह है जिसकी वजह से तुम हेवनली अलायंस को कभी भी धोखा नहीं दे सकते। तो मुझे बताओ, क्या ब्लड पैरासाइट को मैं तुम्हारी बॉडी से निकाल दूं? ये क्या तुम्हारे लिए फेयर ट्रेड नहीं है? ये सुनने के बाद हाजिन थोड़ी देर के लिए निराश हो गया था और ब्लड क्वीन उसकी तरफ बढ़ते हुए कहती, तो आओ मैं तुम्हें इस चीज से आजाद कर देती हूँ। जब तक तुम मुझे सीक्रेट मार्शल आर्ट नाइफ एक्ट के बारे में मुझे बताओगे तब तक मैं इस चीज की तुम्हारी रक्षा करूंगी। पर जैसे वो आगे बढ़ती है हाजिन जोर जोर से हंसने लगता है और ये देखकर ब्लड क्वीन थोड़ी सी हैरान हो जाती है। जिसके बाद हाजिन उससे कहता है, ब्लड क्वीन क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि यही रीजन है जिसकी वजह से हेवनली अलायंस मेरे पीछे पड़ी है, क्योंकि मैं उसे बचकर यहाँ से भाग रहा हूँ? ब्लड क्वीन ये सुनकर काफी सरप्राइज होते हुए कहती है, यानी तुम मुझसे ये कहना चाहते हो? हाजिन उससे कहता है कि बिल्कुल, क्योंकि मैं मार्शल आर्ट मास्टर्स के टॉप 10 में से एक हूँ। मैंने पहले ही ये सीख लिया था कि आखिर ब्लड पैरासाइट से किस तरीके से बचना है आज से 5 साल पहले। बस मुझे उसके हाईएस्ट लेवल तक पहुंचना था जिससे मैं इस केपेबल नेट फॉर्मेशन को ब्रेक थ्रू कर सकूं। पर काफी लंबे समय तक इस चीज की ट्रेनिंग करने के बाद भी मुझे ऐसा लगा था कि मैं कभी भी चीज को अचीव नहीं कर पाऊंगा। इसलिए क्या अगर मैं तुम्हें उसी की टेक्निक नाइफ एक्ट यहाँ पर दे देता हूँ तो क्या तुम मुझे यहाँ पे जिंदा जाने दोगी? ब्लड क्वीन ये सुनकर उसी की तरफ देख रही थी पर हाजिन उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे इस तरीके की बकवास करना बंद करो, क्योंकि मैं ये चीज अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आखिर तुम किस तरीके की औरत हो। मेरी जिंदगी के 30 साल उन कमीनों ने मुझसे छीन लिए, तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सब के बाद भी कोई आकर मुझे बेवकूफ बना सकता है? मेरी नजरों के सामने से यहाँ से दफा हो जाओ। अगर तुम यही चुनती हो कि तुम मेरे सामने से यहाँ से दफा हो जाओगी तो एटलीस्ट मैं तुम्हारी डिस्गस्टिंग सी जिंदगी को यहाँ पे माफ कर दूंगा। पर डेमन क्वीन ये सुनकर और ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए उससे कहती है, आखिर तुम्हारी इस तरीके से मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई जब तुम खुद ही अपने मौत के इतने ज्यादा करीब खड़े हुए हो? जिसके बाद वो और भी ज्यादा गुस्से भरी आवाज में उससे कहती है, इस चीज की अब कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह किसी भी तरीके की फालतू टूल नहीं हूँ और मैं किसी को भी इंसल्ट करने के बाद जिंदा नहीं रहने देती। और वैसे भी मुझे पता है कि तुम मुझे मार्शल आर्ट पावर नहीं सिखाने वाले। तुम्हारी आंखें मुझे साफ साफ यही कह रही हैं। और हाजिन भी अपनी तलवार के अंदर अपने ऑरा को रिलीज करते हुए उससे कहता है, तुम्हारी आंखें भी मुझसे यही कह रही हैं कि सबके बाद ही मैं यहाँ सवाल कर नहीं जाने वाला। इसलिए डेमन क्वीन उससे कहती है, अगर ऐसा तो जाकर मरो बेवकूफ। और ऐसा कहने के बाद सच में उसका चेहरा बहुत ज्यादा डरावना हो गया था। हाजिन भी उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि नहीं, तुम जाकर मरो ग्रैंडमा। जिसके बाद दोनों की ताकत एक दूसरे से टकराती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। और ये ब्लास्ट सच में बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक धुएं का बहुत ज्यादा बड़ा गुब्बारा बन जाता है। और साथ ही इसकी वजह से आसपास की चीजें भी पूरी तरह से तबाह हो जाती हैं, जंगल पेड़ पौधे सब। और ये सब शांत होने के बाद हमें दिखता है कि डेमन क्वीन ने अपने हाथ के पंजों को हाजिन के हाथों के अंदर धसा दिया था। हाजिन ये देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज था और तभी वहाँ पर फर्स्ट एल्डर भी आ गया था। हाजिन का ध्यान उसके ऊपर जाता है और वो कहता है, फर्स्ट एल्डर भी यहाँ पर आ चुका है। इसके यहाँ पर आने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं यहाँ पर बच सकता हूँ। और फर्स्ट एल्डर वहाँ पर आते ही अपने एक अटैक के साथ उसके दोनों पैरों को काट देता है। जिसके बाद ब्लड क्वीन अपने पंजे के साथ उसके दोनों हाथों को काट देती है। हाजिन ये देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज था, क्योंकि उसके हाथ पैर दोनों पूरी तरह से कट चुके थे। जिसके बाद डेमन क्वीन बहुत ज्यादा गुस्से के साथ उसकी छाती के अंदर पूरा हाथ धसा देती है और उसके एक स्ट्राइक के साथ उसकी यहाँ पर मौत हो चुकी थी। और स्ट्राइक की वजह से हाजिन की आंखें बाहर आ गई थी। जिसके बाद ब्लड क्वीन ने अपने हाथ को हाजिन की छाती के आर पार कर दिया था। वो अभी तक पूरी तरह से मरा नहीं था, उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून आता है और वो वहीं कहीं बैठ गया था। पर डेमन क्वीन ने उसके सिर को पकड़ लिया था और वो उसे मुस्कुराते हुए कहती है, ये किस तरीके का सीन है कि तुमने तुम्हारे दोनों हाथ पैरों को खो दिया है। अब क्यों ना यहाँ पर मुझे तुम्हारे सिर को भी तुम्हारे धड़ से उखाड़ देना चाहिए। जिसके बाद वो धीरे करके उसके सिर को उखाड़ने लगी थी, जिसकी वजह से उसकी आंखों में जो खून बह रहा था वो साफ दिखाई दे रहा था। और ब्लड क्वीन अपने डरावने चेहरे के साथ उससे कहती है, और ऐसा करने के बाद अब तुम किसी के सामने अपने सिर को इस तरीके से उठा नहीं पाओगे। जिसके बाद उसके सिर को उखाड़ कर उसके खून से खेलते हुए कहती है, अब जाकर नर्क में सड़ो और किसी पैरासाइट की तरह वहाँ पर रेंगते रहना। और ऐसा कहने के साथ असैसिन किंग यहाँ पर पूरी तरह से मारा जा चुका था। जिसके बाद हाजिन की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलते हुए कहती है, आखिरकार ये वही मोमेंट था जब मेरी मौत वहाँ पर हो गई थी। पर मैं तो बस हमेशा से एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता था। यही मेरा एक सपना था, एक इंसान की तरह नॉर्मल जिंदगी जीना, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बनना। क्या मेरे लिए ये इतना ज्यादा इम्पॉसिबल काम था जिसको मैं अचीव नहीं कर सकता था? पर क्या मुझे कोई दोबारा चांस नहीं मिल सकता जब मैं नॉर्मल जिंदगी जी सकूं? जिसके बाद हमें हेवनली डेमन डिवाइन कल्ट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर रूम में एक आदमी सो रहा था जिसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है। उसका शरीर पूरी तरह सूख चुका है
और तभी हमें हाजिम की एक और आवाज आती है, क्या मुझे एक और चांस नहीं दिया जा सकता? और ये कहते ही उस आदमी की आंखें यहाँ पर खुल जाती हैं, जिसके बाद हमें हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट के इनर पार्ट का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर एक आदमी अपने सिर को झुकाते हुए कहता है, जहाँ पर सारी डिवाइन टेक्निक्स कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकती, सारे डीमंस उसके सामने सिर झुकाते हैं। मैं यहाँ पर डिवाइन कल्ट के फोर्थ यंग मास्टर को ग्रीट करता हूँ। फोर्थ यंग मास्टर जो कि हमारे सामने बैठा हुआ है, वो हुक्का पी रहा है बड़े आराम से। वो आदमी फोर्थ प्रिंस को बताता है कि मैंने उसकी पल्स को महसूस करी है, मेरा मतलब थर्ड प्रिंस की पल्स को, यानी आज रात सैरो यंग मारा जाएगा। ये सुनकर फोर्थ प्रिंस काफी ज्यादा खुश होते हुए अपने मन में कहता है कि सारी चीजें मेरी उम्मीद से कुछ ज्यादा से ज्यादा ही अच्छी जा रही हैं। जिसके बाद हमें हाजिर का सीन दिखाते हैं। वो अपनी पास्ट लाइफ में कई सारे लोगों को मारने के बाद अपने एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था और वो उससे कहता है, हम लोगों को यहाँ से जल्दी ही जाना चाहिए, वरना लीडर्स को हमारे बारे में पता चल जाएगा। और साथ ही हाजिर अपने दोस्त के पास कुछ देखता है, जैसे कहता है कि आखिर वो क्या है। तो वो लड़का उसे कहता है, क्या तुम उसे देखना चाहते हो? जिसके बाद वो हाजिर के हाथ में लकड़ी से बने हुए एक बर्ड को रख देता है। ये देखकर वो उससे कहता है, क्या एक कर्व बर्ड? हाजिर का दोस्त उससे पूछता है, क्या तुम एक ऐसे सरमन का थक ले गए हो? मैं यहाँ से बस जाना चाहता हूँ, चाहे मुझे यहाँ पर किसी भी चीज की कीमत क्यों न चुकानी पड़ जाए। और मैं एक आजाद पक्षी की तरह अपनी जिंदगी को बिताना चाहता हूँ। मैं यहाँ से निकल कर रूरल रीजन में जाना चाहता हूँ, जहाँ पर जाकर मैं एक फ्रेश ग्रीनरी को महसूस कर सकूँ, इसे स्मेल कर सकूँ, न कि यहाँ पर खून की गंध को। ये सुनकर हाजिर उससे कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलकर एक फ्रेश रूरल रीजन के अंदर जाना चाहता हूँ। पर उसका दोस्त उससे कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। पर हाजिर उससे कहता है कि क्यों न हम दोनों एक साथ जाएं, पर वो उसे फिर से मना कर देता है। पर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाते जब हाजिर खून से लत पर खड़ा हुआ था और उसका दोस्त वहाँ पर मर चुका था। हाजिर उसको देखकर उससे कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ? पर एक आदमी जो कि हाजिर से कहता है, तुम्हारी जिंदगी इस चीज की वजह से बच गई है। आखिर देखो, उसका क्या नतीजा होता है जो कि यहाँ से भागने की कोशिश करता है। इस चीज को काफी अच्छी तरीके से देख लो, क्योंकि अगर कोई हेवनली अलायंस को बिट्रे करने की कोशिश करेगा तो उसका हाल यही होगा। क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो ब्लड पैरासाइट है, वो चीज को जज करता है कि आखिर तुम किस तरीके से उसको बिट्रे करने की कोशिश करते हो। जिसके बाद उसे डीमन क्वीन की वो बातें भी याद आती है जब उसने उसके सिर को उखाड़ दिया था। और तभी अचानक से हमारे हीरो की नींद खुल जाती है और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो अपने सिर को पकड़ते हुए कहता है, क्या वो किसी तरीके का सपना था? मुझे अच्छे से याद है कि मैंने अपने सामने डीमन क्वीन को देखा था, उसने मेरे सिर को उखाड़ दिया था। जिसके बाद वो आसपास की जगह को देखते हुए कहता है, आखिर ये जगह कौन सी है? ये रूम देखने में काफी ज्यादा लग्जरियस लग रहा है। जिसके बाद वो वहाँ किसी को सेंस कर लेता है। वही लड़की थी जो कि उसके लिए नाश्ता लेकर आई थी, वो उससे कहती है कि यंग मास्टर, ये मैं हूँ एंगवा। पर तभी यंग मास्टर उसकी नजरों के सामने से गायब हो जाते हैं और हाजिर ने उसके गले के ऊपर चॉपस्टिक रख दी थी और वो उसे डराते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर जरा सी भी आवाज निकाली तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है? जिसके बाद वो उस लड़की से पूछता है, क्या तुम कौन हो और क्या तुम्हें स्टील ब्रेड फोर्ट्रेस ने यहाँ पर भेजा है? पर वो लड़की काफी ज्यादा घबराई हुई उससे कहती कि यंग मास्टर, मैं आपकी सर्वेंट हूँ यगवान। आखिर आप इस तरीके की एक्टिंग क्यों कर रहे हैं कि जैसे आप मेरे यंग मास्टर नहीं है? आखिर आपको क्या हुआ है? पर हाजिर अपने मन में ये सुनने के बाद कहता है, क्या यंग मास्टर, आखिर किस तरीके की बात है, मुझसे सच कहो। पर वो लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई थी और वो उसे कहता है, आखिर तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है? तो वो लड़की उसे बताती है कि मैं यहाँ पर आपके लिए लंच लेकर आई हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर 6 महीने से बेहोश पड़े हुए थे, क्योंकि आप क्यू ब्लॉकेज की विक्टिम है और हाल ही में अभी आपको 2 दिन पहले ही होश आया है। हाजिर ये सुनकर कहता है कि आखिर क्या बकवास है? मैं यहाँ पर 6 महीने से बेहोश पड़ा हुआ था क्योंकि मेरा क्यूब पूरी तरह से ब्लॉक था, इसकी वजह से मैं मर सकता था। ये सुनकर उस लड़की को भी चिल्लाते हुए कहता है कि मुझसे बकवास करना बंद करो और मुझे सच बताओ। तो लड़की उससे कहती कि मैं आपसे सच कह रही हूँ, मैं यहाँ पर सिंपली आपके लिए खाना लेकर आई हूँ क्योंकि आप उठ गए थे। पर तभी हाजिर का ध्यान अपने चेहरे के ऊपर जाता है और वो अपना चेहरा देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज था और वो कहता है कि आखिर ये कमीना कौन है? ये देखकर वो समझ गया था, यानी ये मैं हूँ। पर वो कोई सपना नहीं था जो कि मैंने देखा था, यानी मैं फिर से रीइंकार्नेट हुआ हूँ, यानी मेरे प्रीवियस लाइफ के अंदर जो भी कुछ हुआ था वो कोई सपना नहीं है। जिसके बाद वो लड़की उसको फिर से आवाज देती है, पर हाजिर उससे कहता है कि आखिर ये जगह कौन है और आखिर मैं कहाँ पर हूँ? पर तभी गलती से उसे धक्के से गेट खुल जाता है और वो बाहर के सीन देखते हुए कहता है, क्या कर मुरियम के बाहर भी क्या इस तरीके की कोई जगह एग्जिस्ट कर सकती है? और बाहर से 2 लोग आ रहे थे और वो उनको देखते हुए फिर से कहता है कि आखिर वो लोग कौन है? और एक आदमी उसके सामने आकर मुस्कुराता है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था। जिसके बाद वो हाजिर के सामने बैठते हुए वही लाइन लेता है जो कि उस आदमी ने जो कि उसके साइड में खड़ा हुआ है फोर्थ यंग मास्टर के सामने बोली थी। और वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहता है कि थर्ड यंग मास्टर, आखिरकार आप पूरी तरह से रिकवर होना चालू हो चुके हैं।
हाजिन ये सुनकर बहुत ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि डिवाइन टेक्निक्स, यानी तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि मैं डिवाइन कल्ट, वो भी मुरीम के अंदर है, उसके अंदर हूँ। हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट, यानी ये डीमन कल्ट है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा शौक हो गया था, जिसके बाद बाद में डिवाइन कल्ट के डीमन लॉर्ड के पास जाकर उनको ग्रीट करता है। तो डीमन लॉर्ड उससे कहता है कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से तुम आज यहाँ पर मेरे पास आए हो। मोडा उसे बताता है कि मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज रिपोर्ट करने के लिए आया हूँ। जिसके बाद वो डीमन लॉर्ड को बताता है कि थर्ड यंग मास्टर वापस होश में आ चुके हैं। पर डीमन लॉर्ड को इस चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो उससे कहता है इसके अलावा कुछ और है। तो मोडा मुझसे कहता है कि नहीं, पावर ने अपनी पूरी मार्शल आर्ट पावर्स को खो दिया है ओवर एक्सट्रैक्शन की वजह से। इसलिए मोडा यहाँ पर डीमन लॉर्ड से यही पूछने के लिए आया था कि आगे थर्ड यंग मास्टर का क्या करना है। अब ये सुनने के बाद डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा गुस्से में उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, और डीमन लॉर्ड के चिल्लाने का पावर इतना ज्यादा होता है कि मोडाम को यहाँ पर पूरी तरह से अपने आप को सर्व करना पड़ता है। उसको यहाँ पर बैठने के लिए भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। मोडाम डीमन लॉर्ड से कहता है, बताइए कि आखिर आप क्या चाहते हैं। पर डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा गुस्से में उससे कहता है कि 3 महीने बाद जो सेरेमनी होने वाली है उससे पहले अगर तुमने यहाँ पर आकर फिर से मुझे परेशान करने की कोशिश करी तो तुम्हें इसकी कंसिक्वेंसेस को भुगतना होगा। और ये कहते हुए वो काफी ज्यादा गुस्से में था। और ये सुनने के बाद मोडाम अपना सिर झुकाते हुए उससे कहता है कि मैं इस चीज की पूरी उम्मीद करूंगा कि 3 महीने से पहले मैं आपको जरा सा भी परेशान ना करूं। अगले सीन से होती है और हमें हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट के बारे में बताया जाता है। द हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट इसे 1000 सालों से डिवाइन कल्ट के नाम से जाना जाता है और ये जनरेशन का सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट और एबल डिवाइन पावर कल्ट है। और इसे कुछ 1000 साल पहले मुरीम के मास्टर्स ने बनाया था। और अगर इसमें मेंटल पावर की बात की जाए तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं और इनकी केवल एग्जिस्टेंस ही पूरे मुरीम वर्ल्ड में सिंबल ऑफ क्योस के तरीके से जानी जाती है। पर नंबर में भले फेडरेशन ऑफ द हेवनली अलायंस और द स्टील ब्लड फोर्ट्रेस इन्हें आउटनंबर्ड कर देती है, पर दुनिया हेवनली अलायंस, स्टील ब्लड और हेवनली डीमंस को पावर ट्राइड कहती है। और हर चीज में हेवनली डीमंस इन लोगों से ज्यादा ट्राई करते हैं, जिसकी वजह से ये द मोस्ट डिमोनिक कल्ट है। जिसके बाद सीन हाजिन के ऊपर आ जाता है, जो बाहर की तरफ ही देखते हुए यही सोच रहा था, पर आखिर कैसे मैं यहाँ पर कैसे उठ गया, क्या सच में ये मेरी दूसरी लाइफ है। पर वो बहुत ज्यादा रोते हुए परेशान होते हुए कहता है, पर आखिर क्यों, आखिर मुझे डिमोनिक कल्ट में ही फिर से जन्म क्यों लेना था। जिसके बाद वो अपने आप को शांत करते हुए कहता है, मुझे सबसे पहले यहाँ की कंडीशन जाननी होगी और फिर सिचुएशन देखकर मुझे फ्यूचर के लिए एक प्लान बनाना होगा। जिसके बाद हमें उसी रात का सीन दिखाते हैं। हाजिर अपनी स्टाइल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए चोरी छुपे यहाँ की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आया हुआ था। वो छुपा हुआ दीवार के ऊपर खड़ा हुआ कहता है, मुझे लगता है कि स्टाइल टेक्निक को जरूरत से ज्यादा ही है। जिसके बाद हमें 2 गार्ड्स को बात करते हुए दिखाते हैं। एक गार्ड कह रहा था, डीमन कल्ट डिसाइपल्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आज वापस उठ चुका है। मुझे लगता है कि जल्द ही सबके बीच में फिर से एक लड़ाई चालू हो जाएगी। तो उसका दूसरा साथी कहता है कि सावधान, कोई तुम्हारी बात न सुन ले वरना तुम यहाँ पर मारे जाओगे। और उसका पहला साथी उसे कहता है, तो ये तो पूरी तरह से मिरेकल है, एक इंसान 6 महीने के बाद अपने क्यू ब्लॉक से उठकर पूरी तरह से ठीक होने लगे। पर मैंने सुना है कि उसने अपने पूरे मार्शल आर्ट पावर्स को खो दिया है। तो उसका दूसरा साथी कहता है, तो अगर मान लो उसके बाद कुछ मार्शल आर्ट पावर्स वापस रह गई हो तो ये तो बिल्कुल के निकनेम की तरह होगा। सच में वो पूरी तरह से मिस्टीरियस डीमन है। जब मिस्टीरियस डीमन उठता है तो उसकी वजह से कुछ लोगों की मौत हो जाती है। जिसके बाद उसका साथी उससे कहता है कि इस चीज की सावधानी रखनी होगी कि हमें थर्ड यंग मास्टर की नर्व से थोड़ा सा बचकर रहना होगा, कहीं हमें ये गुस्सा ना दिला दे। तो वो दोनों इस चीज के ऊपर सहमति बरतते हैं। और हाजिर ये सुनने के बाद काफी परेशान होते हुए कहता है, यानी ये लड़का सच में बहुत बड़ा ट्रबल मेकर है और एक निकनेम है मिस्टीरियस डीमन। आखिर अपनी जिंदगी किस तरीके से जीता है। जिसके बाद वो आगे कहता है, ये सब कुछ छोड़ो, पर मैं अभी डीमन कल्ट के पूरी तरह से सेंटर में हूँ, इसलिए सबसे पहले मुझे यहाँ से निकलने से पहले एक प्लान बनाना होगा। पर साथ ही बेचारा बहुत ज्यादा थका हुआ लंबी सांसें लेते हुए कहता है, पर अगर मैं सच बताऊँ तो रात में मेरी स्टाइल टेक्निक कुछ जरूरत से ज्यादा ही हो गई, क्योंकि ये बॉडी एक 18 साल के लड़के की है जो कि पूरी तरह से सूख चुका है। सबसे पहले मुझे मेरी बॉडी को पूरी तरह से रिकवर करना होगा। इसलिए हाजिर मेडिटेशन के स्टेट में बैठकर मेडिटेट करना चालू करते हुए कहता है, तो चलो देखते हैं कि आखिर इसके अंदर क्या है। और थोड़ी देर अपने चक्रास के ऊपर मेडिटेट करने के बाद वो कहता है, जैसा मुझे लगा ही था, इसके एक्स्ट्राऑर्डिनरी 8 मेरिडियंस पूरी तरह से एक दूसरे के साथ उलझ चुके हैं। सबसे पहले मुझे इन्हें आजाद करना होगा और ये स्मॉल रूट और ये रूट डेंजॉन। जिसके बाद मुझे ट्रू क्योटिक ब्लेज को ढूंढना होगा और उसके बाद अपनी लाइफ को पूरी तरह से ब्रेक थ्रू करना होगा। और उसके बाद मुझे 4th ट्रॉबिट्यू को लाना होगा। जिसके बाद मुझे ये दुनिया फॉर्च्यून के साथ रिवॉर्ड देगी। इस रूम का टेम्परेचर धीरे धीरे करके बढ़ने लगा है और साथ ही हवा भी धीरे धीरे करके भारी होती जा रही है। सबसे पहले मुझे अपनी बाउंडलेस टेक्निक के साथ इसके अंदर की जितनी भी क्लाउडी एनर्जी है उसे इसके अंदर से बाहर निकालना होगा। और ये कहने के बाद अपने अंदर से वो पूरी एनर्जी को बाहर निकालने लगता है, नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालने लगता है। जिसके बाद हमें अपने पास्ट लाइफ के बारे में बताते हुए कहता है,
मेरी पास्ट लाइफ में 9 सेट के कई सारे मार्शल आर्ट को मिलाकर मैंने अपना खुद का मार्शल आर्ट पावर बनाया था, जिसे मैंने बाउंडलेस टेक्निक नाम दिया था। एक ऐसा इंसान होकर जिसके पास कोई भी स्टेट नहीं है, ये बाउंडलेस टेक्निक मेरी लाइफ लाइन है। और ये कहने के बाद हाजिन अपनी आँख खोलते हुए मेडिटेशन से बाहर आता है और कहता है, लगता है कि यही मेरी लिमिट है, पर इसकी वजह से मैं छोटे छोटे गोल्स को अचीव कर सकता हूँ। पर थोड़ी देर बाद वो आगे कहता है, पर यहाँ पर काफी शांति है, क्योंकि काफी समय हो गया मैं उठा जब से यहाँ पर कोई भी नहीं आया। यहाँ पर डॉक्टर के अलावा कोई मुझसे मिलने के लिए नहीं आता। और हमें डॉक्टर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर डॉक्टर उसे हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि आपकी स्पीड ऑफ रिकवरी सच में काफी ज्यादा कमाल की है। तो दूसरा आदमी भी उससे कहता है कि हम आपसे थोड़ी देर बाद फिर जरूर मिलने के लिए आएंगे। जिसके बाद हजन आगे कहता है, एक और लड़की आती है जो कि फियर में बहुत ज्यादा ट्रेम्बल करती है, यानी डर में कपकपाती रहती है। और हम उसकी सर्वेंट दिखाते हैं जो कि डर में बहुत ज्यादा कपकपा रही थी, और वो कहती है कि यंग मास्टर, मैं आपके लिए यहाँ पर आपकी मेडिसिन लेकर आई हूँ। पर हजन अपने मन में कहता है कि इस कमीने का निकनेम मिस्टीरियस डीमन है, पर मैं पोते से सेंटर पे हूँ, यानी ये कचरे वाली पर्सनैलिटी के साथ मुसीबत खड़े करने वाले लोगों में से है। पर साथ ही वो अपने आप को समझाते हुए कहता है कि जब तक इस जगह के बारे में मुझे पूरे समझ में नहीं आ जाता हाजन, तो मैं अपने आप को कंट्रोल करना होगा। जिसके बाद हमें 3 महीने बाद फोर्थ प्रिंस का सीन दिखाते हैं, जो कि इस डॉक्टर से कह रहा था कि ये काफी ज्यादा अजीब है, क्योंकि 3 महीने हो गए हैं और वो इस चीज को खा रहा है, पर फिर भी उसे अभी तक कुछ भी क्यों नहीं हुआ। तो डॉक्टर उसे कहता है कि आप बिल्कुल, पर ये काफी ज्यादा अजीब है, क्योंकि वो पहले से बहुत ज्यादा तेजी से रिकवर हो रहा है। फोर्थ ईयर मास्टर गुस्से में उससे आगे कहता है, पर क्या तूने मुझसे कहा नहीं था कि जिसकी मार्शल आर्ट पावर जितनी ज्यादा पावरफुल होगी, वो इसकी वजह से उतनी ज्यादा तेजी से नीचे गिरता जाएगा। वो डॉक्टर घबराते हुए कहता है कि हाँ मैंने बिल्कुल कहा था, पर ये बहुत ज्यादा अजीब है। तो फोर्थ ईयर मास्टर उससे कहता है कि मेरा भाई हमेशा मेरे एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा आगे निकल जाता है। और हमें फोर्थ ईयर मास्टर के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम हॉन्ग इमून है। इसलिए डॉक्टर इमून से पूछता है, तो बताइए आखिर हमें आगे क्या करना चाहिए। तो वो कहता है कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। इमून उससे पूछता है कि रिन यहाँ पे वापस आ चुकी है। तो डॉक्टर उससे कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि रिन मेन टेम्पल में कल दोपहर तक आ जाएगी। इमून उससे कहता है कि रिन को यहाँ से गए हुए 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, यानी यहाँ पर उसके आने के बाद जरूर कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसलिए वो डॉक्टर से कहता है, सारी चीजें चेक करो और मुझे इसके बारे में रिपोर्ट करो। जिसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हाजिर अपनी ट्रेनिंग करने में लगा हुआ था, और अब उसकी पर्सनैलिटी पहले से काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी थी। उसने पहले से कुछ बॉडी वेट को गेन कर लिया था, और अब उसकी बॉडी के ऊपर कुछ मसल्स भी आ गई थी। वो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था, और वो अपने हाथ के ऊपर कामेहामेहा की प्रैक्टिस करता है, जिसकी वजह से वो दीवार के ऊपर फिर से क्रैक ला देता है। हाजिर भी ये देख सरप्राइज होते हुए कहता है, मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा अच्छा है। और हमें दिखाते हैं कि इसकी रूम की हालत सच में बहुत ज्यादा खराब है। हाजिर थका हुआ अपने मन में कहता है, मैंने इसकी बॉडी को कम से कम 3 महीने के अंदर फिर से इसकी नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए पूरा अपना 100% दे दिया है। और इसी की वजह से केवल थोड़ी ही डिमोनिक एनर्जी है जो कि इसके अंदर बची हुई है, वो भी धीरे करके पूरी तरह डिसअपीयर हो जाएगी। और फिर ट्रेनिंग के खत्म हो जाने के बाद हाजिर की सर्वेंट फिर से उसके लिए मेडिसिन लेकर आ जाती है। पर जैसे ही हाजिर उस दवाई को पी रहा था, उसे तभी ऐसा लगता है कि उसके अंदर एक कीड़ा है, और उस कीड़े को देखकर हाजिर बहुत ज्यादा डरते हुए जल्दी से उस बाल को जमीन के ऊपर फेंक देता है। जिसके बाद उसे अपना नाम सुनाई देता है। ये सुनकर वो पीछे डरते हुए देखता है, और वहाँ पर उसके मास्टर खड़े हुए थे जो कि उससे कहते हैं, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हेवनली अलायंस से इतनी आसानी से बच सकते हो? तुम एक बहुत ज्यादा एरोगेंट बेवकूफ हो। मैंने तुम्हें इस दुनिया का सबसे ज्यादा बेस्ट असैसिन बनाया है, और तुमने मुझे धोखा दे दिया। भले ही अगर तुम मर भी जाओ, उसके बाद भी हेवनली अलायंस से इतनी आसानी से बचना पूरी तरह से नामुमकिन है। और उसकी ऐसी बातें सुनकर हाजिर अंदर से पूरी तरह से डर जाता है, और उसे ऐसा लगता है कि वो कीड़ा अभी भी उसके अंदर है। वो बहुत ज्यादा घबराते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि ब्लड पैरासाइट, फिर से नहीं। पर तब उसकी सर्वेंट यंग मास्टर चिल्लाते हुए उसको फिर से होश में ले आती है, और हाजिर होश में आने के बाद अपने सामने उस लड़की को देखता है जो कि उससे पूछ रही थी कि यंग मास्टर क्या आप ठीक है। और हाजिर ये देखकर अब ये समझ चुका था कि उसका एक हेलुसिनेशन है, यानी वहम है। जिसके बाद उसकी सर्वेंट दवाई पिलाने के बाद वहाँ से चली जाती है। पर हाजिर अभी भी बहुत ज्यादा घबराया हुआ अपने मन में कहता है कि ये नई जिंदगी अभी भी मेरे लिए किसी सपने की तरह है, क्या सच में मैं पूरी तरह से फ्री हो भी सकता हूँ? जिसके बाद वो अपने आप को पूरी तरह से साफ करता है और फिर नए कपड़े पहनता है। पर तभी वो बाहर किसी की बात करने की आवाज सुनता है। क्या वो अंदर है? पार्डन, हाँ वो अंदर है, पर आप अभी अंदर नहीं जा सकते। और ये आवाज सुनने के बाद उसे ऐसा लगता है शायद फिर से कोई डेमोनिक कल्ट का बास्टर्ड है जो कि यहाँ से मिलने के लिए आया है। इसलिए हाजिर बुरा सा मुंह बना लेता है। पर बाहर से आवाज आती है कि मैं एक मास्टर को आपके बारे में बता दूंगी। पर तभी जोरदार एक थप्पड़ की आवाज आती है, जिसकी वजह से हाजिर इस चीज की वजह से अलर्ट हो गया था। जिसके बाद गेट खुलता है और एक लड़की अंदर आते हुए कहती है कि काफी लंबा समय हो गया, और हम उसके पीछे दिखाते कि वो सर्वेंट, उसका गाल लाल है। हाजिर भी देख थोड़ा सरप्राइज था, और वो उस लड़की को देखते हुए जो कि उसकी तरफ बढ़ रही है
वो अपने मन में कहता है कि आखिर ये लड़की कौन है। वैसे हमें इसका नाम पता है। रिन अंदर आते हुए हाजिन से कहती है, तुम मेरी उम्मीद से काफी ज्यादा अच्छे दिख रहे हो। पर हाजिन उसको देखकर कंफ्यूज होते हुए कहता है, अगर मैं अभी भी हाजिन होता तो मैं सिचुएशन से कब का भाग चुका होता। पर रिन उससे कहती है, क्या तुम यहाँ पर इस तरीके से खड़ा रखने वाले हो? मुझे लगा था कि तुम मुझे कब चाय के लिए बोलोगे। पर हाजिन के मन में अभी भी यही चल रहा था कि यहाँ से भाग जाओ, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से भागते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, पर मुझे एक ऐसी जगह पर जाना है जहाँ पर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर रिन उसे पकड़ते हुए कहती कि आखिर तुम यंग मास्टर कहाँ जा रहे हो। तभी वो जल्दी से चुटकी बजाती है और तभी रिन के सामने दो हड्डे कट्टे बॉडी गार्ड आ जाते हैं। सच में ये लड़की यहाँ पर हमारे हीरो को डरा रही है। जिसके बाद वो दोनों बॉडी गार्ड से आगे कहती है, मुझे थर्ड यंग मास्टर से कुछ बहुत ज्यादा जरूरी बात करनी है और मुझे ये नहीं पता कि आखिर ये बात कितनी ज्यादा लंबी चलने वाली है, इसलिए तुम लोग बाहर जाकर मेरा वेट करो। ये सुनकर वो दोनों वहाँ से बाहर चले जाते हैं और हाजिन के सामने गेट लग जाता है। बेचारे के मुंह पर उसी का गेट लगा दिया। सच में ये बहुत ज्यादा बुरा है। बेचारा अपने रूम से बाहर नहीं जा सकता। जिसके बाद रिन बड़े ही आराम से वहाँ पे बैठते हुए कहती है कि आखिर यहाँ पर बैठ जाओ, क्योंकि हम लोगों को कुछ ऐसी चीजों के ऊपर बात करनी है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? पर रिन के दिमाग में अभी भी यही चल रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। जिसके बाद अपने दिमाग में एक प्लान लाते हुए वो कहता है कि मैंने अपनी बॉडी रिकवर करने के लिए अपने शर्ट को यानी अपने पसीने को अभी तक नहीं पहुंचा है, इसलिए प्लीज तुम यहाँ पर वेट करो जब तक मैं चेंज कर नहीं आ जाता। पर रिन उससे कहती है कि ठीक है, मैं यहाँ पर वेट करूंगी। वैसे भी ये काफी ज्यादा अच्छा है कि तुम्हारे कोई और प्लान्स नहीं है। पर हाजिन रिन को देखकर यही सोच रहा था, इसको देखने में ऐसा नहीं लगता कि ये किसी भी तरीके से नॉर्मल लड़की है, पर मेरे पास कोई और चॉइस भी नहीं है। इसलिए वो वहाँ से जाते हुए अपने फीमेल डिसाइपल से कहता है कि मेरे पीछे आओ। जिसके बाद वो दोनों ही कोने में चले जाते हैं और वो अपनी फीमेल डिसाइपल से लड़की के बारे में पूछता है। तो ये सुनकर वो लड़की हैरान होते हुए उससे पूछती है कि यंग मास्टर, पर आखिर आप उसके बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? हाजिन अपने मेमोरी का बहाना बनाते हुए कहता है कि देखो, मैं अभी अपनी क्यू ब्लॉकेज से उठा हूँ, जिसकी वजह से मेरा सिर बहुत ज्यादा दर्द करता है और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वजह से मेरी मेमोरी के ऊपर भी काफी ज्यादा असर पड़ा है। ये सुनकर वो सर्वेंट रोते हुए उससे कहती है, यंग मास्टर आप यहाँ पर कहीं मर तो नहीं जाएंगे ना? पर हाजिन ये सुनकर बुरा सा मुंह बनाते हुए अपने मन में कहता है, आखिर तुम मेरी मौत के बारे में क्यों सोच रही हो? इतना तो मैं अभी जिया भी नहीं हूँ जितनी ज्यादा जल्दी तो मेरी मौत की खबर लिख रही हो। जिसके बाद उस लड़की के बारे में बताते हुए कहती है कि उस लड़की का नाम हांग यंग रिन है, वो एक डीमन है और वो एनलाइटमेंट फैकल्टी रिलीजन इंटरनल के लिए काम करती है और वो डीमन कल्ट की जोक्सा फैमिली की डॉटर है और वो इतनी ज्यादा पावरफुल और मोस्ट टैलेंटेड है जो अपने काम में सबसे ज्यादा टैलेंटेड लड़की कहलाती है और इसके अलावा उसे डीमन कल्ट में एक हीरोइन की तरह जाना जाता है। और ये जानने के बाद हाजिन उसे कहता है और वो द फोर्थ यंग मास्टर की यंगेस्ट सिस्टर भी है। जिसके बाद हाजिन उससे पूछता है, पर आखिर ये यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए क्यों आई है? आखिर हम दोनों का रिलेशनशिप किस तरीके का है? पर उसकी सर्वेंट को इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था, इसलिए वो उसे मना कर देती है। पर साथ ही वो उसे बताती है, पर आज से 1 महीने पहले आप दोनों काफी लंबा समय एक दूसरे के साथ बिताया करते थे। और ये जानने के बाद हाजिन ये समझ चुका था कि हम दोनों के बीच का कोई रिलेशन इस तरीके का एवरेज कोई रिलेशनशिप नहीं है। जिसके बाद वो सर्वेंट से कहता है कि तुम्हारी नॉलेज देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही वो उससे पूछता है क्या तुम्हारा चेहरा ठीक है? तुम्हारे चेहरे के ऊपर कुछ जरूरत से ज्यादा ही सूजन आ गई है, इसलिए जाओ जाकर आराम करो। ये सुनने के बाद वो सर्वेंट काफी सरप्राइज हो जाती है और वो कहती है कि ठीक है। पर साथ ही वो वहाँ से हाजिर को जाता हुआ देखकर काफी कंफ्यूज होते हुए अपने मन में कहती है, पहले तो ये मेरे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा किया करते थे, पर अब देखो ये पहले से कितने ज्यादा शांत और कितने ज्यादा जेंटल हो गए हैं। जिसके बाद हाजिर रिन के पास आते हुए उसे कहता है, मैंने ज्यादा सोचा नहीं था, इसलिए मेरे रूडनेस के लिए मुझे माफ करना। तो रिन थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहती कि ये ठीक है। जिसके बाद हाजिर रिन से पूछता है क्या हो गया जिसकी वजह से तुम यहाँ पर आई हो? तो रिन भी इस चीज को नोटिस करते हुए थोड़ी कंफ्यूज होकर अपने मन में कहती है, आखिर इसका पुराने तरीके से वाइल्डनेस एटीट्यूड कहा गया, ये तो पूरी तरह से अलग है जैसा कि मैं थर्ड यंग मास्टर को जानती थी। ऐसा लगता है कि इसकी आंखों से वो ब्राइटनेस पूरी तरह से जा चुकी है। यानी ये सच है कि थर्ड यंग मास्टर के वापस उठने के बाद से उन्होंने अपने मेंटल पावर्स को पूरी तरह से खो दिया है। इसलिए रिन हाजिन से आगे कहती है, ऐसा कोई भी रीजन नहीं है जो कि हम दोनों के बीच में छुपा हुआ हो और ये बात तुम भी काफी ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हो, इसलिए मैं सीधे पॉइंट पर आती हूँ। जिसके बाद वो अपने पास एक कॉन्ट्रैक्ट निकालते हुए कहती है, क्या तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में याद है जिसके ऊपर हम दोनों की फीस है? क्या तुम्हें ये याद है? हाजिन अपने सामने कॉन्ट्रैक्ट को देखकर थोड़ा सरप्राइज था और रिन उससे कहती है पेनल्टी जो कि 3 गुना होगी। जिसके बाद वो इसके बारे में बताते हुए कहती है, एक अमाउंट जो कि मैंने वाटर ड्रग्स के ऊपर इन्वेस्ट किया था वो पूरी तरह से क्लोज हो चुका है, जो कि 1000 येन था और इसके अलावा कुछ और पैसा था जो कि हम दोनों के जरूरत से ज्यादा करीब होने की वजह से मैंने इन्वेस्ट कर दिया था, वो 2000 येन था। पर मैं कुछ चीजें जरूरत से ज्यादा ही ले गई, इसकी वजह से इतना ज्यादा खर्च हो गया। हाजिर भी ये सुनकर थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहता है,
क्या वंडर ड्रग्स, क्या मैं फोर्थ यंग मास्टर की यंगर सिस्टर के साथ पैसों में और मेडिसिन में पूरी तरह से इन्वॉल्व हूँ? अगर इसके बारे में सोचो तो आखिर किस तरीके की बात है। करेन उससे कहती है कि सारी चीजें मिलाकर 6000 येन्स होते हैं, इसलिए मुझे तुम मेरे पैसे दे दो, जिसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और अगर तुम्हारे लिए ये पैसे देना थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो तुम मेरे कॉन्ट्रैक्ट लिख कर दे सकते हो कि तुम मुझे ये पैसे बाद में दे दोगे। हाजन ये देखकर अपने मन में कहता है यहाँ पर इस रीजन का इस्तेमाल करना कि यहाँ पर मुझे किसी तरीके का एक्सपीरियंस नहीं था और मेरे क्यू ब्लॉकेज की वजह से ये अपने आप को यहाँ पे एक विक्टिम की तरह दिखा रही है और इसकी वजह से अब ये मुझसे पैसा चाहती है। मैं अपनी एक रेपुटेशन बिल्ड करना चाहता था जिससे मैं अपनी वेल्थ को इंक्रीज कर सकूं, पर ये चीज को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए कि मैं पूरी तरह से बीमार था और बेड पर था, ये यहाँ पर मुझसे पैसे मांगने के लिए आई है। यानी ये लड़की ऐसा कर कुछ जरूरत से ज्यादा ही गलत काम कर रही है। इसलिए हाजन इसके बारे में सोचकर रिन से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ये पैसे दे ही सकता हूँ। रिन भी ये देख थोड़ी सरप्राइज थी, जिसके बाद हाजन अपने सर्वेंट से कहता है कि जल्दी से ब्रश पेपर को लेकर आओ, मुझे यहाँ पर कुछ लिखना है। फिर पेपर के आ जाने के बाद वो न्यू कॉन्ट्रैक्ट को लिखते हुए अपने मन में कहता है चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, पर इसका काम यहाँ पर पूरी तरह से गलत है, पर मैं इसको ये पैसे दे ही सकता हूँ क्योंकि वैसे भी थोड़ी समय बाद मैं इस जगह को छोड़कर चला जाऊंगा। पर रैन ये देख थोड़ी कंफ्यूज होते हुए अपने मन में कहती है थर्ड यंग मास्टर जैसा बेवकूफ एक कॉन्ट्रैक्ट लिख रहा है, मुझे ऐसा लगा नहीं था कि ये शुरू से इतना ज्यादा होशियार भी हो सकता है, पर इसके जैसा बेवकूफ और रेकलेस मैंने कभी भी नहीं देखा था। जिसके बाद रैन हाजन से आगे कहती है कि एक चीज और, अगर तुम यहाँ पे मुझे पैसे देने ही वाले हो, यार इस चीज से ये चीज तो पूरी तरह से क्लियर है कि मैं तुम्हें एक लॉयल डॉग बोल सकती हूँ। अब ये सुनने के बाद हाजन को गुस्सा आ गया था और वो अपने मन में कहती है कि ये लड़की यहाँ पे इस बॉडी को किसी कुत्ते की तरह ट्रीट कर रही है और ये लड़की अब मैं नर्व यानी मुझे गुस्सा दिलाने लगी है। इसलिए जैसे ही हाजन कॉन्ट्रैक्ट को लिख देता है, रिन खड़े होते हुए कहती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट तब तक रहेगा जब तक मुझे मेरे सारे पैसे वापस मिल नहीं जाते, जब तक हम दोनों एक दूसरे के साथ रिस्पेक्टफुली बात करेंगे क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्टर हैं। पर हाजन ये सुनकर उससे कहता है कि रिस्पेक्ट, पर क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सबके बाद मैं तुमसे रिस्पेक्टफुली बात करूंगा कि जब तुम मेरे साथ इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट के साथ हो? ये देखकर रिन काफी कंफ्यूज होते हुए उससे कहती क्या, और हाजन अपने सर्वेंट से कहता है कि जाकर जल्दी से कमांडर ऑफ द रॉयल गार्ड को यहाँ पर लेकर आओ। ये देखकर रिन काफी सरप्राइज होते हुए कहती है कि आखिर अचानक से ये यहाँ पर कमांडर को क्यों बुलाने लगा। और फिर कमांडर के वहाँ पर आ जाने के बाद वो हाजन से पूछता है आखिर अचानक से क्या बात हो गई जिसकी वजह से आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है। हाजन उसे कहता है कि जल्दी से मेरे लिए कैश तैयार करो, मुझे कहीं पर जाना है। ये सुन कमांडर से पूछता है थर्ड यंग मास्टर, मुझे जगह के बारे में नहीं पता, आखिर आप कहाँ पर जाने की बात कर रहे हैं और करंट स्टेट में मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको कहीं पर जाना चाहिए। पर हाजन उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे डेमन लॉर्ड से मिलने के लिए जाना है, इसलिए जल्दी से कैश को तैयार करो और डेमन लॉर्ड को भी ये बता दो कि मैं उसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। पर ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि यहाँ पे एक डिसाइपल अपने मास्टर से मिलने के लिए जा रहा था। कमांडर ये जानने के बाद उससे कहता है कि ठीक है, मैं डेमन गॉड पैलेस में आपकी बात पहुंचा देता हूँ और जैसे ही वहाँ से परमिशन ग्रांट हो जाएगी मैं कैश को तैयार करना चालू कर दूंगा। पर ये सुनकर हाजन को रोकने की कोशिश करते हुए उससे कहती है क्या फिर तुम ये क्या कर रहे हो? पर हाजन उससे कहता है क्या फिर तुम्हें क्या हुआ, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं फाइट बैक कर सकता हूँ। मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि डेमन लॉर्ड के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट फेयर है या नहीं। रिन ये देख बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हुए कहती है यार थर्ड यंग मास्टर, तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि हम दोनों को एक साथ यहीं पर मर जाना चाहिए? आखिर तुम्हारा डेमन लॉर्ड के पास जाने का इरादे से क्या मतलब है? पर हाजन उससे कहता है क्या इस चीज में कोई दिक्कत है? रिन उससे कहती है अगर डेमन लॉर्ड को इसके बारे में पता चला गया कि तुमने मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है तो तुम यहाँ पे पूरी तरह सेफ नहीं रहने वाले। हाजन उससे कहता है कि तुम पूरी तरह से सही हो, पर उन्हें ये भी पता है कि मैं पूरी तरह से स्कॉल्ड हुआ हूँ क्योंकि वो भी ये चीज जानते हैं कि मैं एलिसेंस पे जिंदा था और मैंने अपनी पूरी मेंटल पावर को खो दिया है। पर अभी मेरे बारे में नहीं, तुम्हारे बारे में सोचो कि आखिर तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि ये दुनिया काफी अच्छी तरीके से जानती है कि तुम्हारी फैमिली काफी ज्यादा कमाल की फैमिली है और वो केवल कुछ ही कामों में ऐसी चॉइसेस देते हैं। और अगर मान लो मेरे लिए वर्स्ट केस सिनेरियो होता है तो मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा, पर अगर तुम्हारी बात की जाए तो केवल तुम्हें यहाँ से निकाला ही नहीं जाएगा, पर इस पाप के लिए कि जेओक्सा फैमिली ने इतनी ज्यादा बेवकूफ लड़की को पाला है, इसकी वजह से हर जगह से निकाल दिया जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारी फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। रिन ये जानने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और पसीना पसीना भी, क्योंकि वो ये सब इमेजिन करने के बाद बहुत ज्यादा डर चुकी थी। जिसके बाद हाजन उससे कहता है कि ठीक है फिर मिलते हैं, मैं अभी यहाँ से पैदल जा रहा हूँ। रिन उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहती है क्या तुम एक सुप्रीम लीडर नहीं बनना चाहते? हाजन ये जानकर उसे कहता है क्या सुप्रीम लीडर, वो भी इस बॉडी के साथ? क्या तुम पूरी तरह पागल हो गई हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जब से मैं उठाऊं क्या मेरा यहाँ पे कोई चांस है सुप्रीम लीडर बनने का? इसलिए वो उसे आगे कहता है चलो हम लोग एक दूसरे के साथ डेमन पैलेस के अंदर मिलेंगे। पर रिन बहुत ज्यादा कपकपा
आते उससे कहते कि फिर से रुक जाओ, आखिर मैं यहाँ पर क्या करूँ, जिसके बाद तुम यहाँ पर रुक जाओ। हाजिन ये सुनकर कंफ्यूज होते हुए उससे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर किस तरीके की बात कर रही हो। और जैसे वो पीछे की तरफ देखता है तुरंत बहुत ज्यादा शर्मा रही थी और वो उससे आगे कहती है, आखिर ऐसा क्या कर सकती हूँ जिसके बाद तुम डेविल लॉर्ड के पास जाना वहाँ से बंद कर दो। आखिर मैं ऐसा क्या करूँ जिसके बाद तुम डेविल लॉर्ड के पास नहीं जाओगी। और ये सुनते इरिन इस मौके का फायदा उठाते हुए उससे कहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर टुकड़े टुकड़े कर दो। वो भी अपने हाथों से। हाजिन अपने मरे हुए दोस्त की उन बातों को याद कर रहा था जो कि वो यहाँ से निकलने के बारे में उससे बातें किया करता था। हाजिन और उसके कुछ साथियों ने कुछ लोगों को यहाँ पर मार दिया था जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। हाजिन ये सब देखकर उसे इस चीज की वजह से रिग्रेट नहीं था। वो का लीडर उससे पूछता है क्या इतने ही लोग थे, तो उसका एक साथी उससे कहता है कि हाँ, हम लोगों ने इस पूरे कैनियन में देख लिया है पर यहाँ पर ऐसी कोई भी सिंगल चीटी नहीं है जो कि अब बाकी हो। हाजिन उससे कहता है कि इन लोगों ने अलायंस को धोखा देकर बहुत ज्यादा बड़े क्राइम को कमिट किया है, इसलिए जरूर इनमें से कोई न कोई बचा हो सकता है। हमें आसपास की पॉपुलेशन में इसके बारे में पता करना होगा। जिसके बाद हाजिन उन लोगों को ही देख रहा था और तभी उस लड़के के हाथ में एक चीज के पास का ध्यान जाता है और जैसे वो झुककर उस चीज को देखता है, ये देखने के बाद उसका दिल पूरी तरह से दहल जाता है और उसका चेहरा देखकर साफ समझ में आ रहा था कि ये देखकर वो सच में बहुत ज्यादा डर गया था क्योंकि वही क्राफ्ट बर्ड है जो कि उसके दोस्त का है। तब उसे पीछे से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है और जैसे ही वो पीछे की तरफ देखता है कि उसके साथियों को किसी ने मार दिया था और ये वही लड़का है जो कि उसका दोस्त है। उसकी आंखों में उसे गुस्सा दिखाई दे रहा था और उसकी तलवार भी चमक रही थी। हाजिन उसको समझाने की कोशिश करता है पर वो तेजी से उसके ऊपर अटैक कर उसे घायल कर देता है और उसकी तलवार भी उसने यहाँ पर तोड़ दी थी। और ऐसा करने के बाद वो अपनी बीवी और बच्चे की लाश को उठाकर वहाँ से भागने लगा था पर हाजिन उसको रोकने की कोशिश करता है और वो लड़का अपने परिवार को खोने की वजह से दर्द में रो रहा था। हाजिन उसको कहता है कि प्लीज रुक जाओ, एक बार मेरी बात तो सुनो। उन लोगों ने हमसे कहा था कि ये हमारी ड्यूटी है कि जिसने भी अलायंस को धोखा दिया है हमें उनको खत्म करना होगा। उन लोगों ने तो कहा था कि ये सब धोखेबाज है जिन लोगों ने क्राइम कमिट किया था। मुझे इनके बारे में सच में कुछ भी नहीं पता कि आखिर ये लोग कौन थे। मैं सच में इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था। पर वो लड़का अपने परिवार को खोने की वजह से दर्द में चिल्लाता है जिसके बाद वो मरते हुए कहता है कि आज जिन लोगों को तुमने मारा है ये बस भले तुम्हारे लिए एक जॉब क्यों ना हो, पर जिस तरीके से तुम जिंदगी की बात कर रहे हो पर हर दिन तुम केवल खून करते हो, लोगों का खून करते हो। हाजिन तुम्हें जिंदगी के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है और एक असेसिन होने की वजह से ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि तुम इसके बारे में कुछ जान सको। इसलिए मैं तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी अगली जिंदगी के लिए भी तुम्हें एक श्राप देता हूँ। तुम्हारी जिंदगी उन लोगों के लिए मौत की तरह होगी जो सभी तुम्हारे करीब होंगे। और ये कहने के बाद उस लड़के ने हाजिन के हाथों में अपना दम तोड़ दिया था। जिसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हाजिन इसी के बारे में सोच रहा था और वो कैच में बैठकर डीमन लॉर्ड से मिलने के लिए जा रहा था। जिसके बाद हमें डीमन लॉर्ड का सीन दिखाते हैं जो कि दाढ़ी बाड़ी बनवा कर तैयार वैयार होकर कपड़े पहन रहे थे। जिसके बाद वो शराब पीते हुए एंजॉय कर रहे थे और मोर्टाम उसके पास आकर उसे काउंसलेट करते हुए बताता है कि थर्ड ईयर मास्टर से मिलने की रिक्वेस्ट कर रहा है। जिसके बाद वो डीमन लॉर्ड के बोलने का इंतजार कर रहा था कि आखिर अब वो यहाँ पर क्या बोलने वाले हैं। तो डीमन लॉर्ड अपने जाम को भरने के बाद उससे पूछते हैं, मैंने तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि थर्ड ने रिक्वेस्ट करी है मुझसे मिलने की। मोर्टाम उससे कहते हैं कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने थोड़ी देर पहले ही कैरेज को भेज दिया है, इसलिए थर्ड लॉर्ड थोड़ी देर बाद यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये सुनने के बाद डीमन लॉर्ड उससे कहते हैं कि उसे डेमोनिक जजमेंट पेविलियन के अंदर लेकर आ जाना। ये सुनने के बाद मोर्टाम भी काफी सरप्राइज हो गया था क्योंकि वो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कोई भी हंसते खेलते ऐसे ही चला जाए। पर डीमन लॉर्ड इसके आगे उससे कोई भी बात नहीं करते, इसलिए मोर्टाम उससे कहता है कि ठीक है, जैसा कि आपने मुझसे रिक्वेस्ट किया है मैं ऐसा कर दूंगा। और ये कहने के बाद मोर्टाम भी डीमन लॉर्ड को वहाँ से छोड़कर वहाँ से चला जाता है। पर डीमन लॉर्ड को तो यहाँ पर शराब पी कर बहुत ज्यादा नींद आ रही है। पर आखिर डीमन लॉर्ड कैसा है, ये हमेशा दारू पीता रहता है और सोता रहता है। जिसके बाद हमें हाजिन के रूम का सीन दिखाते हैं कि अब विंटर लग चुका है और डॉक्टर उसे मिलने के लिए आया है और वो उसकी नब्ज को चेक कर रहा था और हाजिन ये देखकर अपने मन में कहता है कि इसके हाथ काफी ज्यादा ठंडे हैं। पर अभी तक मैं उस क्योटिक ऑरा को महसूस नहीं कर पाता हूँ कि जो ये मेरे पल्स को महसूस करने के लिए इस्तेमाल करता है। पर वो डॉक्टर भी ये देखकर काफी सरप्राइज होते हुए कहता है कि आपकी डैमेज वेन्स पूरी तरह से रिकवर होने लगी है। लास्ट टाइम से ये काफी ज्यादा रिकवर हो चुकी है और केवल वेन्स ही नहीं यानी नसें ही नहीं, मुझे लगता है कि उन हर्ब्स की वजह से और एक्यूपंक्चर की वजह से सच में आपके अंदर एक कमाल की रिजनरेशन एबिलिटी है। पर डॉक्टर भी इस तरीके से हाजिन को देखकर थोड़ी देर के लिए पूरी तरह चुप हो जाता है क्योंकि हाजिन एक बुरा सा मुंह बनाकर उसी को घूरे जा रहा था। जिसके बाद वो डॉक्टर पीछे की तरफ हटने के बाद उसे माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। सच में मैं ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हूँ कि आपके अंदर कितनी ज्यादा कमाल की रिजनरेटिव एबिलिटी है। जिसके बाद वो डॉक्टर से आगे कहता है
मुझे चीज के ऊपर यकीन है कि अब आपको हील होने के लिए एक्यूपंक्चर की और ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बजाय आप आपके स्ट्रेंथ को रिकवर करने के लिए न्यूट्रिशन मील्स ले सकते हैं और इसके अलावा सुप्रीम हीलिंग पोशन भी। हाजिन उससे कहता है कि ठीक है, पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा क्यूरियस हूँ। जिसके बाद वो डॉक्टर से इसके बारे में पूछता है, क्या सही है सुप्रीम हीलिंग पोशन क्या है? इसके बारे में आज से पहले मैंने कभी भी नहीं सुना था। डॉक्टर भी देखकर काफी सरप्राइज था। जिसके बाद वो इसके बारे में बताते हुए कहता है, ये डिकॉक्शन कंपोज्ड फाइन हर्ब्स का एक मिक्सचर है जो कि आपकी एनर्जी को रिकवर करने में काफी ज्यादा मदद करती है। इसको डॉक्टर अपने हाथों से खुद बनाता है और इसको केवल हाउस होल्ड के उन लोगों को ही दिया जाता है जो रैंकिंग में काफी ज्यादा ऊपर के मेंबर्स होते हैं। हाजी ये सुनकर उससे कहता है, अच्छा ऐसा है तो ठीक है। पर साथ ही वो अपने मन में कहता है कि एक ऐसी दवाई जो कि मेरी एनर्जी को रिकवर कर सकती है। पर साथ ही वो आगे कहता है कि छोड़ो, ये है तो एक दवाई ही, और अगर मान लो ऐसी मेडिसिन सच में काम करती है तो इसकी वजह से मेरी रिकवरी पहले से काफी ज्यादा तेजी से हो सकती है। फिर वो डॉक्टर आगे कहता है कि मैं आज से 2 दिन बाद फिर आऊंगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी रिकवरी काफी ज्यादा अच्छी हो। और फिर डॉक्टर के वहाँ से चले जाने के बाद वो भी अच्छी लंबी उड़ान लेते हुए कहता है, सच में मुझे अब नींद आने लगी है। जिसके बाद वो डेमन लॉर्ड के बारे में सोचते हुए कहता है, आखिरकार मैं उनसे मिलने ही वाला हूँ। मैं यही सोच रहा हूँ कि आखिर वो किस तरीके का इंसान हो सकता है। जिसके बाद वो आगे कहता है, यहाँ कांगो मुरीम में जो भी इंसान रहता है, मुझे नहीं लगता कि वो हेवनली डेमन के लिए इतना ज्यादा क्यूरियस हो सकता है। पर ये एक ऑब्वियस चीज है कि इस आसमान के ऊपर रहने वाला ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है। अगर देखा जाए तो उनने कभी भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है और न ही वो कभी दिखाई है। वरना अगर देखा जाए तो वो इस दुनिया के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान है। उससे इस तरीके से अभी जाकर मिलना मेरे लिए सच में काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और हमें वहीं पर कुछ कागज के टुकड़े दिखाते हैं, यानी रिन ने इस कॉन्ट्रैक्ट के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। हाजिन कहता है, मुझे अभी डेमन कल्ट के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, इसलिए मुझे ज्यादा क्यूरियस रहना चाहिए। और साथ ही वो रिन के बारे में सोच कर काफी गुस्सा हो रहा था, क्योंकि रिन ने उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हुए उसे कहा था कि मेरे एक इंसान होने के नाते सच में बहुत ज्यादा रूड हूँ। ये होली डेमन कल्ट के लिए सच में बहुत ज्यादा जरूरी चीज थी। और ये कह कर वो रो रही थी। जिसके बारे में सोच कर हाजिन काफी ज्यादा गुस्से में कहता है, अगर मैं उसके बारे में सोचूं कि मैं यहाँ पर एक बार फिर से मैंने इसलिए जन्म लिया है जिससे मैं किसी और का कुत्ता बन सकूं, तो सच में मैं इस चीज के बारे में सोच कर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता हूँ। और केवल वो रिन जो अक्षर फैमिली की लड़की है, या फिर वो चाहे किसी की भी क्यों ना हो, पर रेडिकुलस कॉन्ट्रैक्ट वो मेरे चेहरे के ऊपर देकर मार रही थी। सच में सोच कर मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। पर तब उसकी सर्वेंट वहाँ पर आकर यंग मास्टर को यानी हाजिन को बताती है कि हम लोगों ने डेमन लॉर्ड पहले से बात कर ली है और उन्होंने कहा है कि वो आपसे मिलने के लिए तैयार है, इसलिए आपके जाने के लिए कैश पूरी तरह से तैयार है, इसलिए आपको जल्दी से तैयार हो जाना चाहिए। हाजिन ये सुनकर अपने मन में कहता है, यानी चीज अब इसी तरीके से होने वाली है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस चीज के लिए तैयार हो जाना चाहिए। जिसके बाद वो गेट खोलकर वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद हमें कैश के रुकने के बाद का सीन दिखाते हैं कि हाजिन उसके अंदर से निकल कर डेमन लॉर्ड से मिलने के लिए जा रहा था। तो एक सर्वेंट उसे बताता है कि डेमन लॉर्ड ने आपको डेमोनिक जजमेंट पेविलियन के अंदर बुलाया है, इसलिए प्लीज गाइड को प्रोसीड करने दीजिए। जिसके बाद वो गाइड के साथ जाता है और अपने सामने बहुत ज्यादा सीढ़ियों को देखता है और ये देखकर वो भी काफी हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, आखिर डेमोनिक जजमेंट पवेलियन क्या है। हमें ऊपर एक पवेलियन को दिखाते हैं जहाँ पर डेमन लॉर्ड बड़े आराम से बैठकर अपनी शराब का आनंद ले रहा था। और वो ये देखकर कहता है, देख ऐसा लगता है कि आज इस शराब का स्वाद काफी ज्यादा मीठा हो चुका है। और दूसरी तरफ हमें हाजिन का सीन दिखाते हैं जो तेजी से ऊपर की तरफ चढ़ता जा रहा था। वो डेमोनिक हेडक्वार्टर पवेलियन की तरफ बढ़ते हुए अपने मन में यही कह रहा था, सच में ये डेमन कल्ट का हेडक्वार्टर की तरह है और यहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स भी हैं। वो हरे की प्रेजेंस को सेंस कर पा रहा था और वो आगे इसके बारे में कहता है, एक बार मुझे याद है कि मैं एक ट्रैप के अंदर फंस गया था जो कि हेवनली अलायंस और स्टील ब्लड फोर्ट्रेस का बनाया हुआ था। यहाँ पर हाई लेवल मास्टर्स ने उस एरिया को पूरी तरह से कम्प्लीटली सराउंडिंग कर लिया था, यानी घेर लिया था। और ये जगह भी बिल्कुल वैसी है, ऐसा लगता है कि मैं किसी ड्रैगन के पूल के अंदर आ गया हूँ या शायद किसी शेर की गुफा के अंदर। इसका तो यही मतलब है कि अगर यहाँ पर मैंने एक भी गलती करी तो मेरी मौत पूरी तरह से पक्की है। अब वो लोग कई सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद डेमोनिक जजमेंट पवेलियन के गेट के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और वो सर्वेंट उससे कहता है कि हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये देखकर हाजिन थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होते हुए अपने मन में कहता है, मुझे ऐसा लगा नहीं था कि वो लोग इस जगह को डेमोनिक जजमेंट पवेलियन कहते हैं। ये तो मुझे किसी तरीके की पवेलियन में नहीं लग रही। पर फिर जैसे जैसे गेट खुलते हैं तो उसके अंदर से निकलने वाला प्रेशर को देखकर हाजिन उससे कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि अभी चीजें पूरी तरह से शुरू नहीं हुई है, इसलिए मुझे इसी तरीके से एक्ट करना चाहिए कि जैसे मैं हर एक चीज के बारे में पहले से ही जानता हूँ।
यहाँ पे एक सिंगल मूव भी इस चीज को डिसाइड करता है कि आखिर मुझे डीमन कल्ट के अंदर किस तरीके से सर्वाइव करना है। और फिर गेट के पूरी तरह से खुल जाने के बाद उसे कहा जाता है कि अब आप अंदर जा सकते हैं। और हाजन अंदर जाते हुए अपने आप से कहता है, इस चीज के ऊपर ध्यान दो हाजन, अब तुम यहाँ पर जाकर डीमन लॉर्ड का सामना करने वाले हो। पर हाजन अंदर जाने के बाद अपने सामने का दृश्य देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसकी आंखें पूरी तरह से खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि बाहर पूरे में सर्दी हो रही थी, जिसकी वजह से पूरे पेड़ पौधे सूख चुके थे। पर अंदर का सीन पूरी तरह से अलग था। यहाँ के पेड़ पौधे पूरी तरह से हरे भरे हो रहे थे और यहाँ पर कई प्रकार के हजारों प्रकार के फूल पौधे भी खिले हुए थे। ये सब देखने के बाद हाजन का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो कहता है, मुझे ऐसा लगा था कि यहाँ पर विंटर चालू होगी, पर इस जगह पर तो पूरे में स्प्रिंग फैली हुई है। ये सब देखने के बाद ऐसा लगता है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ, ये चीज रियल नहीं हो सकती। इसका तो यही मतलब है कि ये एक तरीके का हेलुसिनेशन फॉर्मेशन है, क्योंकि देखा जाए तो इस चीज को समझाने का मेरे पास और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि बाहर पूरे में विंटर फैली हुई है पर यहाँ पर आने के बाद पूरे में फ्रेश ग्रीनरी है। ये देखकर मुझे भी ऐसा लगता है कि ये जगह बिल्कुल मेरे सपनों की जगह की तरह है। और वो आसपास घूमते हुए पेड़ पौधों को छू कर देखता है और कहता है, सच में बहुत ज्यादा कमाल की हेलुसिनेशन टेक्निक है। पर जैसे वो पेड़ पौधों को एंजॉय करता है तब उसे एक आवाज आती है इस तरफ। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा घबरा गया था और वो पीछे की तरफ देखता है कि तुमने मुझे डरा दिया। वहाँ पर पवेलियन बना हुआ था जिसके अंदर डीमन लॉर्ड उसका इंतजार कर रहा है। हाजन भी ये देखकर उसे कहता है, ये पवेलियन थोड़ी देर पहले यहाँ पर नहीं था। और वो वहाँ पर किसी को देखता है और ये देखकर वो समझ गया था कि ये कौन है। और फिर धीरे धीरे करके वो अपने कदमों को बढ़ाते हुए डीमन लॉर्ड की तरफ बढ़ना चालू कर देता है। और उसके पैरों के बढ़ने के साथ साथ वहाँ पर फूल खिलते हैं, पर हटते ही वहाँ पर फिर से वो मुरझा जाते हैं। ये देखकर वो अपने मन में कहता है, ऐसा लगता है कि मेरे कदम खुद ब खुद ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है। और डीमन लॉर्ड इस चीज को देखकर अपने मन में कहता है कि इसके पहले कदम के साथ यहाँ पर जिंदगी है और दूसरे कदम के साथ मौत। ये काफी ज्यादा कमाल का है कि ये डीमन जजमेंट पवेलियन उसी तरीके का है जिस तरीके का थर्ड इस चीज को इमेजिन कर रहा है। यानी ये सारी चीजें जो कि यहाँ पर हो रही है वो हमारा एमसी सोच रहा है वैसी की वैसी है। यानी डिमोनिक जजमेंट पवेलियन के अंदर जितनी भी खूबसूरती है और यहाँ पर जो सब भी चीजें हो रही है वो सब हमारे हीरो की सोच की उपज है। ये सब यहाँ पर इसी की वजह से हो रहा है। और हाजन पवेलियन के सामने खड़ा होकर अपने मन में कहता है, एक असैसिन किंग होने के नाते मेरे बेसिक इंस्टिंक्ट मुझसे यही कह रहे हैं कि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। पर फिर भी वो अपने मुट्ठियों को बांधते हुए कहता है, पर मैं यहाँ से पीछे नहीं जा सकता। अगर मैं यहाँ से निकलकर डीमन कल्ट को छोड़ना चाहता हूँ और एक नई जिंदगी को जीना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे डीमन लॉर्ड का सामना करना ही होगा। और आखिरकार आज मैं यहाँ पर डीमन गॉड से मिलने वाला हूँ, द 9th पर्सन जिसे हेवनली डीमन बोला जाता है, द ग्रेट 9th हेवनली डीमन, डीमन लॉर्ड ली च्वांग-सांग। और हमें हाजन के सामने डीमन लॉर्ड को दिखाते हैं जिसने अपनी दाढ़ी मूंछ कटवा ली है, जिसकी वजह से अब ये पहले से काफी ज्यादा अच्छा लगने लगा है पर काफी खतरनाक भी। जिसके बाद हमें डिमोन जजमेंट पवेलियन के बाहर का सीन दिखाते हैं। मॉडर्न सर्वेंट से पूछता है कि थर्ड लॉर्ड अंदर जा चुके हैं। वो उसे कहता है कि हाँ, पर क्या कोई ऐसी चीज है जो कि आपको परेशान कर रही है? पर मॉडर्न उसे कोई भी जवाब नहीं देता, इसलिए वो उसे थोड़ा कंफ्यूज होने के बाद अपनी इस गलती के लिए माफी मांगता है। पर मॉडर्न उसे बताता है कि इस डीमन लॉर्ड के एरिएट के अंदर ऐसा केवल 2 बार ही हुआ है कि कोई आउटसाइडर डिमोनिक जजमेंट पवेलियन के अंदर गया हो। पहली बार ये 25 साल पहले हुआ था जब उन्होंने अपने फर्स्ट डिसाइपल को चुना था। सर्वेंट उससे कहता है, यानी आपके फर्स्ट डिसाइपल से आपका मतलब फर्स्ट यंग लॉर्ड से है? मॉडर्न कहता है कि नहीं, फर्स्ट यंग मास्टर डीमन लॉर्ड के डिसाइपल 20 साल पहले बने थे। ये सुनने के बाद वो डिसाइपल उससे कहता है, यानी आप मुझे ये कहना चाहते हैं कि डीमन लॉर्ड का एक और ऐसा डिसाइपल है जो कि फर्स्ट डिसाइपल के पहले था? मॉडर्न उससे कहता है कि बिल्कुल सही कहा, पर वो अननोन डिसाइपल परछाइयों के अंदर खो गया था, जिसकी वजह से डिमोनिक जजमेंट पवेलियन के अंदर वो मारा गया। उसकी खाल पूरी तरह से नोच ली गई थी, ऐसा कि किसी जंगली जानवर ने उसके पूरे टुकड़े टुकड़े कर दिए हो। सर्वेंट ये जानने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि ये सब डीमन लॉर्ड ने किया था। मॉडर्न उससे कहता है, अगर डीमन लॉर्ड पहले से उसको मारना चाह रहे होते तो वो उसे यहाँ तक लेकर नहीं आते। जिसके बाद वो सर्वेंट दूसरे आदमी के बारे में पूछता है जो कि इस पैलेस के अंदर गया था। तो मॉडर्न उसे बताता है, एक ऐसा इंसान जो कि छोटे और बड़े सभी मैटर्स को देखता है, उसके पास इस चीज की पूरी अथॉरिटी है। और वो ही केवल एक ऐसा इंसान था जो कि यहाँ पर केवल अपने पूरे दिमाग की वजह से आया था, न कि मार्शल आर्ट की वजह से। और वही एक ऐसा दूसरा इंसान था जो कि डिमोनिक जजमेंट पवेलियन के अंदर जा चुका था। सर्वेंट उसके बारे में पूछता है, क्या वो जिंदा वापस आए थे? मॉडर्न उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल, वो जिंदा वापस आया था और उसका सिर पहले से काफी ज्यादा ऊंचा था। और आज इस डिमोनिक जजमेंट पवेलियन का गेट तीसरी बार खुला है। मैं बस यही उम्मीद कर रहा हूँ कि थर्ड यंग मास्टर वापस जिंदा आ पाएंगे या नहीं।
हाजिन डीमन लॉर्ड को देखकर वही लाइन बोलता है और फिर उसको ग्रीट करता है। डीमन लॉर्ड उससे कहते हैं कि अपना सिर उठाओ और हाजिन पहली बार अपने सामने डीमन लॉर्ड को देखता है। डीमन लॉर्ड की प्रेजेंस उसके लिए काफी ज्यादा इंटेंट होती है और इसको देखकर वो कहता है, अच्छा तो ये है डीमन लॉर्ड ली चुआंगसांग। तो ये पूरी तरह से डिफरेंट है, द ग्रेट डिमोनिक मास्टर एंड द रूलर ऑफ ऑल। पर इसके अंदर से किसी भी तरीके का क्यों नहीं निकल रहा, यानी वो सारे सेंटिमेंटल्स पूरी तरह से झूठे थे। पर मैं यहाँ पे माउंटेन के ऊपर एक मिस्टीरियस ऑरा को सेंस कर सकता हूँ जो कि ये पोजेस करते हैं। अगर मान लो कि यहाँ पर कोई ऐसा इंसान आता है जिसके पास कोई भी ऐसा रीजन ना हो जिसकी वजह से वो यहाँ पर फंस जाए, तो उसके दुनिया का टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट में से एक होना भी किसी भी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि ये इस दुनिया का सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल मार्शल गॉड है। क्योंकि ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसे हाफ इमॉर्टल भी बोला जा सकता है। पर इसकी एटर्निटी पूरी तरह से डिफरेंट डायमेंशन में है। पर आखिर ये इतना ज्यादा पावरफुल हो जाने के बाद भी अपने आप को ट्राइडेंट बनाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा। पर तभी लियो का ध्यान इस चीज के ऊपर जाता है और वो अपने गालों को बजाते हुए कहता है, मैं तो बस इसके केवल ऑरा से इतना ज्यादा डर गया हूँ, मुझे अपने ऊपर ध्यान देना होगा। और साथ ही वो आगे कहता है कि तुम्हारी दुनिया के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट में से एक होने का प्राइड आखिर कहाँ पर चला गया। पर डीमन लॉर्ड अपनी वाइन को लेकर उसके ग्लास के ऊपर चढ़ाने लगता है और हाजिन को कुछ भी समझ में नहीं आता। पर डीमन लॉर्ड उससे कहता है कि लो इसे लो, और इस चीज के लिए वो उससे शुक्रिया करता है और वो उसको देखकर अपने मन में कहता है कि इसकी खुशबू काफी ज्यादा अच्छी है। आखिर इसको बनने में कितना ज्यादा समय लगा होगा जिसकी वजह से इसके अंदर इतनी ज्यादा खुशबू आ रही है। डीमन लॉर्ड उससे कहता है कि तुम इसे पी सकते हो, जिसके बाद हाजिन उसे पी लेता है और डीमन लॉर्ड उससे कहता है कि तुम्हें पता चला था कि तुम मुझसे मिलना चाहते हो। हाजिन ये सुनकर थोड़ी देर के लिए शांत और वो उससे पूछता है, यानी डीमन लॉर्ड उससे पूछता है आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से तुम मुझसे मिलना चाह रहे थे। ये सुनकर हाजिर अपने मन में सोचता है, ये तो काफी ज्यादा कोल्ड है। एक मास्टर और एक डिसाइपल होना, किस रीजन के सभी लोग एक मास्टर और डिसाइपल होने के बाद एक दूसरे के साथ इस तरीके से हार्शली बात करते हैं। पर कुछ भी हो, ये देख ऐसा नहीं लगता कि डीमन लॉर्ड को जरा सी भी उलझी हुई बातें पसंद है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फिर डायरेक्टली अपने पॉइंट के ऊपर आ जाना चाहिए। हाजिर उससे कहता है कि हाँ, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट थी। डीमन लॉर्ड उस रिक्वेस्ट के बारे में पूछते हैं कि आखिर क्या रिक्वेस्ट है। हाजिर उससे कहता है कि मैं आपको देखना चाह रहा था। पर साथ ही वो मन में बहुत ज्यादा घबराते हुए अपने मन में कहता है, आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से तुम इतने ज्यादा हेजिटेट कर रहे हो और झिझक रहे हो। तुम एक खुद टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट में से एक थे, सच में सीरियसली, और तुम यहाँ किसी बच्चे की तरह चुपचाप यहाँ पर खड़े हो। जिसके बाद वो फिर से हिम्मत करने के बाद उससे कहता है, क्या ये ठीक रहेगा कि मैं कल को छोड़कर यहाँ से जा सकूँ। पर ये बोलने के बाद फिर से वो बहुत ज्यादा घबराते हुए कहता है, क्या फिर क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ खराब कर दिया। आखिर मैं बोलने से पहले कुछ भी क्यों नहीं सोचता। मैं ऐसा भी तो बोल सकता था कि मुझे बाहर जाकर कुछ फ्रेश एयर लेनी है, इसलिए मैं केवल कुछ समय के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। डीमन लॉर्ड ये सुनने के बाद उससे कहता है, क्या तुम कल्ट को छोड़ना चाहते हो। हाजिन उससे कहता है कि हाँ, और उसे भी ऐसा लगता है कि रुको, क्या यहाँ पर ऑनेस्टी मेरे काम करने वाली है। जिसके बाद डीमन लॉर्ड थोड़े गुस्से के साथ उससे कहता है कि मेरे बाल को भरो। हाजिन ये देखकर थोड़ा घबराते हुए अपने में कहता है, ये क्या था। आखिर अचानक से उसके एक्सप्रेशन थोड़े से बदल क्यों गए। मुझे चीज का जरा सा भी आइडिया नहीं है कि आखिर इसके दिमाग में क्या चल रहा है। और डीमन लॉर्ड हाजिन से कहता है कि तुम पहले से काफी ज्यादा बदल चुके हो। क्या तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि तुम कुछ समय के लिए केवल बाहर जाना चाहते हो, या फिर तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि तुम कल के साथ अपने साइड टाइल्स को यानी रिश्ते को तोड़ना चाहते हो। हाजिन ये सुनने के बाद पूरी तरह से शॉक हो गया था और डीमन लॉर्ड उससे आगे कहता है कि तुम्हें मेरे डिसाइपल होना जरा सा भी पसंद नहीं है। पर हाजिन ये देखकर घबराते उससे कहता है कि नहीं, मेरा ये सब मतलब नहीं था। तो डीमन लॉर्ड उससे आगे पूछता है, या तुमने अपनी सारी चीजों के ऊपर पहले ही हार मान ली है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी पहले से बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है। क्या तुम अपनी एबिलिटीज को इतना ही ज्यादा फैला पाए हो। पर हाजिन उससे अपने मन में कहता है कि नहीं, प्लीज मुझे बोलने दो। पर डीमन लॉर्ड आगे गुस्से के साथ उससे कहता है, ये तो एक पूरी तरह से डिसअपॉइंटमेंट है। अभी देखकर हाजिन को ऐसा लगने लगा था कि वो यहाँ पर फंसने लगा है, इसलिए वो उससे कहता है कि देखो, ऐसा नहीं है कि मैं अपने रिश्तों को यहाँ पर पूरी तरह से तोड़ना चाहता हूँ। मेरा मतलब यही था कि मैं काफी लंबे समय के बाद रिकवर हुआ हूँ और समय की वजह से मैंने अपनी पूरी मार्शल आर्ट पावर को भी पूरी तरह से खो दिया है। इसलिए मैं अपने आप को बस थोड़ा सा खींचना चाहता हूँ। ये मेरे लिए भी इतना ज्यादा आसान नहीं है जैसा कि मैंने सोचा था, पर मैं बस यही सोच रहा हूँ कि मैं बाहर जाकर थोड़ी बहुत फ्रेश हवा ले सकूँ। पर डीमन लॉर्ड ये सुनने के बाद ऐसे कोई भी रिएक्शन नहीं देता, पर हाजिन उससे आगे बोलता जाता है कि यही वजह थी जिसकी वजह से मैं आपसे मिलना चाह रहा था। पर अब ये जानने के बाद डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा गुस्से में अपने बाल को जमीन पर पटकते हुए कहता है, यानी तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि तुमने मुझसे मिलने की रिक्वेस्ट इसलिए करी थी जिससे तुम मुझसे ये परमिशन ले सको कि तुम बाहर जाना चाहते हो। हाजिन ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया था और वो अपने मन में कहता है कि ये बहाना मेरा गलत था।
अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो मैं बहुत ज्यादा केयरलेस निकला, क्योंकि ये बहाना पूरी तरह से बेकार है। क्योंकि एक रीजन जिसकी वजह से मैंने रिक्वेस्ट करी जिससे मैं रूलर ऑफ ऑल थिंग्स से मिल सकूं, यानी डेमन लॉर्ड से मिल सकूं, और उसके बाद उससे आकर यही पूछूं कि क्या मैं यहाँ से बाहर जा सकता हूँ, आप मुझे इसकी परमिशन देंगे। ये सच में कितना ज्यादा घटिया बहाना है। पर इसके बाद डेमन लॉर्ड उससे आगे कहते हैं कि इसके अलावा कुछ और है। अब ये देखकर हाजन बहुत ज्यादा घबराते हुए में कहता है, मुझे लगता है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे बस जल्दी से जल्दी इस चीज का रिस्पॉन्स लेना होगा कि आखिर अब मुझे आगे क्या बोलना है। इसलिए वो थोड़ा सा हिचकिचाने के बाद उससे कहता है कि मैं बस आपको देखना चाह रहा था, क्योंकि आप मेरे मास्टर हैं। डेमन लॉर्ड ये देखकर थोड़ी देर के लिए फिर से शांत हो जाता है और हाजन भी ऐसा कुछ भी नहीं कहता, पर साथ ही वो अपने मन में कहता है, ये देख के ऐसा नहीं लगता कि ये एक बुरा रिएक्शन है। और इसके अलावा भले ही मेरी बॉडी की स्टेट इतनी ज्यादा बेकार क्यों ना हो, पर एक डिसाइपल होने के नाते कुछ मेरी ड्यूटीज है जिनको मुझे कैरी आउट करना चाहिए, और मैं आपकी हम्बलनेस और काइंडनेस का रिपे नहीं कर सकता। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे आपके पास आकर इस चीज का मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। और साथ ही वो अपने मन में कहता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, मुझे आप एक सेंटिमेंटल कार्ड को खेलना चाहिए जिसे डेमन लॉर्ड के इमोशन से मैं यहाँ से निकल के जा सकूं। और ये जानने के बाद डेमन लॉर्ड अपना बाउल जो कि उसे हाथ में पकड़ा हुआ था उसे हवा में ही गायब कर देता है। ये देखकर हाजिर काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है, आखिर डेमन लॉर्ड ने ये बाउल डस्ट के अंदर क्यों बदल दिया। और डेमन लॉर्ड हाजिर से कहता है, डिसाइपल की कुछ ड्यूटीज है। हाजिर से कहता है, आपका मतलब। पर तभी डेमन लॉर्ड खड़ा हो जाता है और ये देखने के बाद हाजिर और भी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि उसका साइज उससे बहुत ज्यादा बड़ा है। डेमन लॉर्ड आगे कहता है, अगर तुम तुम्हारी ड्यूटीज के बारे में जानते हो तो शायद तुम यहाँ पे इस बॉडी के साथ मेरे सामने अपीयर नहीं होते, और शायद इतने समय से मैंने खुद ही इस चीज को कुछ मिस जज कर लिया। हाजिर ये सुनकर काफी सरप्राइज होते हुए कहता है, क्या इसके इस बॉडी से क्या मतलब है? क्या डेमन गॉड की आंखें ये चीज देख सकती है कि इस बॉडी के अंदर कोई और है, या फिर डेमन लॉर्ड सीधे मेरी सोल के अंदर देख पा रहा है? आखिर एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हो रहा है मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। पर तभी अचानक डेमन लॉर्ड वहाँ से पलट जाता है, जो देखकर हाजिर और भी ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसे शुरू में ऐसा लगा था कि वो यहाँ पर पकड़ा गया है, पर डेमन लॉर्ड उसे अभी तक यहाँ पर पकड़ नहीं पाया था। हाजिर कहता है, मुझे इसकी वजह से थोड़ा सा अपसेट महसूस हो रहा था, जैसा कि उन्होंने कहा था। एक डिसाइपल जो क्यूब ब्लॉक से सफर कर रहा था और वो जितने ज्यादा जल्दी रिकवर हो सके, रिकवर होने के बाद अपने मास्टर को रिस्पेक्ट पे करने के लिए आया है, और ये कहना चाहते हैं कि मुझे मेरी ड्यूटीज के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। आखिर किस तरीके की बकवास है। अब ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे कोई और है जो कि वियर्ड है। जिसके बाद डेमन लॉर्ड नीचे की तरफ देखते हुए हाजिर से कहता है कि 3 दिन बाद मैं किसी को भेज दूंगा और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। हाजिर ये देखने के बाद पूरी तरह से सरप्राइज हक्का बक्का खड़ा हुआ था और उसकी आंखों के साथ मुंह खुला का खुला रह जाता है, और वो कहता है कि इसका क्या मतलब है। मेरी यहाँ पे एक रिक्वेस्ट थी कि मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ, पर इस चीज का मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि आपने मुझे अलाउ करा है या नहीं। तो क्या मुझे बाहर जाने के लिए अलाउ किया गया है या नहीं, मुझे अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पर हाजिर के बाद चले जाने के बाद डेमन लॉर्ड पवेलियन से नीचे की तरफ देखते हुए अपने मन में यही कह रहा था कि ये डेमोनिक जजमेंट पवेलियन काफी ज्यादा साफ सुथरा और काफी ज्यादा हरा भरा है। काफी लंबा समय हो गया कि मैंने इस साइट को काफी लंबे समय से नहीं देखा था। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मोडाम को डेमन लॉर्ड शराब दे रहे थे और वो उससे कहते हैं कि ये तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए तुम्हारा रिवॉर्ड है। मोडाम बहुत ज्यादा घबराते हुए कहता है कि ये मेरा ऑनर है। जिसके बाद वो उसको पी लेता है और डेमन लॉर्ड उससे पूछते हैं कि आखिर थर्ड का क्या हाल है। मोडाम थोड़ा कंफ्यूज था और वो उससे कहता है कि वो अपने घर पर जाकर फिर से रिकवर करना चालू कर दिया है। डेमन लॉर्ड उससे कहते हैं कि इसके अलावा कुछ और है, तो मोडाम उससे कहता है कि हाँ बस इतना ही। डेमन लॉर्ड आगे कहता है कि ये काफी अच्छा है, क्योंकि आज से 10 साल पहले जब मैंने उसे पिक किया था तब मुझे लगा था कि वो एक मुगीम है, पर वो एक डिसअपॉइंटमेंट थी और वो एक वेनोमिक स्नेक निकला। पर आज जब इतने समय के बाद मैंने फिर से उसको देखा तो ऐसा लगा कि उसके मुंह के अंदर एक मैजिकल पर्ल है जिसने मेरे ऊपर जादू कर दिया। और जैसे जैसे वो एवल से दूर जाता जा रहा है वो धीरे धीरे करके मौत को समझता जा रहा है। मोडाम ये सुनकर काफी सरप्राइज था। जिसके बाद मोडाम हमें डेमोनिक जजमेंट पवेलियन के बारे में बताता है कि वो एक ऐसी जगह है जो कि एविल को जज करती है। जो कि डेमोनिक जजमेंट पवेलियन के अंदर आता है उसे डेमन लॉर्ड जज करते हैं और वो फॉर्मेशन भी। और डेमोनिक जजमेंट पवेलियन उसके हार्ट को देखती है जो कि अंदर आया है और वो चीज को रिवील करती है कि उसके करंट स्टेट आखिर किस तरीके का है। पर जो भी जज होने के लिए अंदर आया है और डेमन लॉर्ड उसे पसंद नहीं करते, और फिर एक समय होता है कि जब डेमन लॉर्ड की विल उस चीज के ऊपर अटैक कर देती है। जिसके बाद डेमन लॉर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डेमोनिक फॉर्मेशन पवेलियन उसके ऊपर अटैक करेगी या नहीं। और बस ऐसा जानने के बाद ही वो फॉर्मेशन उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। और वो फॉर्मेशन टेक्निक केवल सामने वाले की ट्रू इंटेंशंस को ही दिखाती है।
और वो फॉर्मेशन एक हाईएस्ट लेवल की होती है जिसे केवल डीमन लॉर्ड ही कास्ट कर सकते हैं। डीमन लॉर्ड मोडाम से पूछते हैं क्या सॉलिटरी बाम्बू ग्रोव अच्छे से उसका ख्याल रखा जा रहा है। मोडाम उसे कहता है कि बिल्कुल, पर्सनली वहाँ पर काउंटलेस एल्डर्स हैं जो कि हर दिन उसको मेंटेन करते हैं, पर एक एवरेज के हिसाब से एक महीने के अंदर 5 ही कैटास्ट्रॉफी होती है। पर अच्छी बात यह है कि अभी तक इन 4 महीनों के अंदर किसी की भी मौत नहीं हुई है। डीमन लॉर्ड ये सुनकर उसे कहता है कि ये काफी अच्छा है, जिसके बाद वो आगे कहता है कि सभी एल्डर्स को वहाँ से हटा दो और थर्ड को यानी हानियन को सॉलिटरी बाम्बू ग्लोरी के अंदर भेज दो। ये देखने के बाद मोडाम बहुत ज्यादा शॉक हो गया था और हमें सामने की तरफ दिखाते हैं कि चूहे को एक सांप को खिलाया जा रहा है और तुम इसे अपने हीरो हानियन की तरह देख सकते हो जिसे एक बहुत ज्यादा खतरनाक जगह पर भेजने वाले हैं। और मोडाम उसे कहता है यानी हम उसे ये कहना चाहते हैं कि सॉलिटरी बाम्बू ग्लोरी के अंदर थर्ड को भेजना है। वो उससे कहते हैं कि बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वो एक परफेक्ट जगह हो सकती है जहाँ पर वो फ्रेश एयर ले सके। और हमें बैम्बू ग्लोरी का भी सीन दिखाते हैं कि वहाँ पर सच में बहुत ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं, जिसके अगले सीन में दूसरे वाली छिपकली के साथ हाजिन वहाँ पर आ गया था और यहाँ पर आने के बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अपने मन में डीमन लॉर्ड को गालियाँ देते हुए कहता है मैंने बस उनसे यही रिक्वेस्ट करी थी कि मैं बाहर जाकर थोड़ी सी फ्रेश एयर ले सकूं, पर उन्हें तो मुझे एक ऐसी जगह में भेज दिया है जहाँ से मैं कहीं पर भी नहीं जा सकता। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जिसकी वजह से तुमने मुझे यहाँ पर एक ऐसी बेकार सी जगह पर भेज दिया है। और ये कहते हुए हाजिन को सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसके बाद वो जोर जोर से चिल्लाते हुए डीमन लॉर्ड को गालियाँ देना चालू कर देता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।